को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया आपका। आरोही को लंदन में रहते हुए 4 साल हो गए थे। लंदन दुनिया का सबसे आलीशान शहर। इस शहर में हर जगह रोमांस बसता है। शायद इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ लव बर्ड्स कहा जाता है। दो प्यार करने वालों के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट। और जिस तरह लोग अपने पार्टनर से अपने प्यार का इजहार करते हैं, उसे देखकर लगता है जैसे यहाँ पूरे साल के लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ के मौसम का अंदाज भी कुछ अलग सा रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं, कल रात हुई बारिशों से भीगी हुई सड़कें और ऊपर से ये भीनी भीनी खुशबुएं सब कुछ बयां कर रहे थे। कहते हैं लंदन शहर प्यार में पड़े दो लोगों की बहुत फिक्र करता है, उन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। पर जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में मुकम्मल इश्क ही लिखा हो। कुछ लोगों को अपने टूटे हुए दिल के साथ ही जीना पड़ता है, क्योंकि जिनकी किस्मत ज्यादा मेहरबान रहती है ना, उन्हें पूरी जिंदगी अधूरी मोहब्बत के गम में बितानी पड़ती है। एक ऐसी सच्ची अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान आरोही की किस्मत ने भी चुनी है। कुछ साल पहले अपनी एक गलती की वजह से वो अपने प्यार से दूर हो गई, या यूं कहें कि वो गलती उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी, या फिर शायद ये दोनों वजह रही होंगी जिसके कारण आरोही को अपने प्यार से दूर होना पड़ा। आरोही एक गुजराती राजवंशी परिवार से है। लंदन सिटी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेने के बाद आरोही पिछले 2 साल से इसी शहर के एक नामी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद उसकी इच्छा थी अपने पापा के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना, लेकिन वक्त और अपनों ने आरोही के साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिससे वो अपने प्यार से तो दूर ही हुई, साथ ही वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी दूर हो गई। अपनी जिंदगी में आरोही जितना अपने गुजरे हुए कल से नफरत करती थी, उतनी ही नफरत वो इस खूबसूरत लंदन शहर से भी करती थी, क्योंकि 4 साल पहले यही वो जगह थी जब उसके प्यार ने बीच मझधार उसे अकेला छोड़ दिया था और चला गया था। पर नफरत होने के बाद भी आरोही अगर इस शहर को बर्दाश्त कर रही थी तो सिर्फ अपनी फई रूपल बेन देसाई की दी हुई शर्तों की वजह से। रूपल बेन ने अपनी ही सगी भतीजी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जहां से बाहर निकलना मतलब आरोही के लिए मौत के बराबर है। वो अपनी फई के रचे हुए इस चक्रव्यूह में फंसकर हर पल हर एक सेकंड अपने पापा के पास जाने के लिए तड़प रही थी, और अगर वो इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आई तो शायद उसे अपनों में से किसी एक की मौत देखनी पड़े। कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। हमारी आदतों और स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। पिछले 3 सालों से आरोही भी बहुत बदल चुकी थी। उसे अब छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अकेलेपन ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था कि कभी कभी गुस्से में वो खुद पर ही चीखती चिल्लाती थी। अपने प्यार से दूर होने के गम में आरोही इतनी टूट चुकी थी कि उसकी बातों में अब मिठास नहीं बल्कि जहर खुला होता था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोही अपने ब्रेकअप के गम से उभर नहीं पा रही थी। वो आज भी अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने प्यार के लिए तड़प रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे और अपनी उलझनों और दुनियादारी की टेंशन को भूलकर आरोही चैन की नींद ले रही थी। वैसे तो इस समय वो जाग जाती है, पर कल रात हॉस्पिटल से घर देर आने के कारण वो अब तक सो रही थी। कुछ पल के लिए ही सही, पर आरोही जब भी नींद में होती उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखती, उसके होंठों पर मुस्कान तैरने लगती। आज भी वो नींद में मुस्कुरा रही थी, और जब वो नींद में मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे पूरे ही जहां की खूबसूरती उसके दामन में आ गई हो। आरोही जब सो रही होती है तब उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसका अब ब्रेकअप हो गया है। बस यही याद रहता है कि उसका प्यार आज भी उसके पास है। वो किसी मीठे सपने में खोई हुई थी और अपनी जिंदगी के उस खूबसूरत मोमेंट्स को याद कर रही थी। वही मीठी यादें आज भी उसके दुखों का कारण हैं। I love you, आरोही। I love you, love you। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। I love you। प्यार के ये 3 शब्द उसके ख्वाबों में गूंजने लगे, और इस गूंज की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई उसकी बगल में खड़ा होकर उसे बोल रहा हो। पर उसके उन ख्वाबों में धीरे धीरे अतीत के कुछ और पन्ने धुंधले होने लगे, और उन यादों के पन्नों में एक एक पुरानी याद भी थी। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। रोते बिलखते आरोही ने कहा। झूठ, और सबसे ज्यादा झूठ तो ये तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मुझे अब तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। निकल जाओ मेरी लाइफ से, और दोबारा मुझे कभी कभी अपना ये घटिया चेहरा मत दिखाना। उस लड़के ने आरोही से कहा। आरोही घबरा गई और उसकी बाहों में लिपटकर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी, समझे तुम? दूर हटो मुझसे, और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। एक बात याद रखना, मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए मर गई हो। उस लड़के ने सख्त आवाज में कहा। वो टूटती जा रही थी, बिखरती जा रही थी, और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
किसी भी हालत में आरोही उसे खोना नहीं चाहती थी। वो उसे समझाने की एक बार फिर कोशिश करने लगी, मगर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। वो आरोही की बातों से तंग आ गया था और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म करते हुए तेज आवाज में कहा, इट्स ओवर। आज के बाद से हमारे बीच का प्यार, भरोसा और दोस्ती सब कुछ खत्म। आई हेट यू अ लॉट आरोही। वो लड़का आरोही को कॉलेज के ग्राउंड पर वहीं अकेला छोड़कर जाने लगा। उसे जाते देख आरोही का दिल घबराया, उसकी सांसें थम सी गई और शरीर बिल्कुल सुन्न होने लगा। वो नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो चीखी और चिल्लाई, पर उसका प्यार लौटकर उसके पास नहीं आया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर अर्नव। पिछले कुछ देर से आरोही अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी और उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, अर्नव, अर्नव और सिर्फ अर्नव। आरोही नींद में घबरा रही थी। उसका कोमल चेहरा पसीने से भीग गया था और माथे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो इस बात से बहुत डरी हुई थी कि उसका प्यार अब उसे छोड़कर जा रहा था। वो अभी घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। पर तभी जाने क्या हुआ, आरोही अपनी नींद से उठी और चौंकते हुए बोली, अर्नव, अर्नव। उसके कानों में अभी भी अर्नव के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे जो उसने जाते वक्त कहे थे। पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो तो उसे कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुका है। जिस रिश्ते को आरोही बचाने की कोशिश कर रही थी वो रिश्ता तो कुछ साल पहले ही टूट चुका है। और अब अगर कुछ बचा है तो वो है अर्नव की ढेर सारी यादें जो अब भी उसके ख्वाबों में चुपके से आकर उसे तड़पा रही हैं। आरोही को जब एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी तो इस बात से वो गुस्सा भी हुई और खूब रोई भी। अपनी नजरें कमरे में चारों ओर घुमाई तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। कमरों में दूर दूर तक सिर्फ खामोशी फैली थी, मगर आरोही को अभी भी अर्नव के कहे ये शब्द, इट्स ओवर। आज के बाद से हमारे बीच का प्यार, भरोसा और दोस्ती सब कुछ खत्म। आई हेट यू अ लॉट आरोही, एक साथ मिक्स होकर सुनाई दे रहे थे। जस्ट स्टॉप अर्नव, आई हेट यू अर्नव। अब मेरे लिए तुम बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो। अपने कान पर हाथ रखते हुए आरोही परेशान होकर बोली। कुछ देर पहले जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वे आवाजें अब नहीं आ रही थी। नींद से पूरे होशो हवास में आने के बाद आरोही अपने बिस्तर पर से उठी और तीव्र आवाज में फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, एंड यू नो व्हाट, तुम मेरी लाइफ में रहो या ना रहो अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव को मुंबई में लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको अर्नव रॉय सिंघानिया से, जो कि एक फैमिली बिजनेसमैन है और डायमंड कंपनी AR ग्रुप्स ऑफ डायमंड इंडस्ट्रीज के CEO हैं। इस कंपनी को अर्नव ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर खड़ा किया है और पिछले 2 सालों से शेयर मार्केट और बिजनेस इंडस्ट्री में सिर्फ उसी की ही कंपनी का सिक्का बोलता है। पिछले 4 वर्ष में अर्नव भी बहुत बदल गया था। काफी मेहनत करके उसने अपने दम पर अपना नाम बनाया था, द अर्नव रॉय सिंघानिया, जो सिर्फ 3 चीजों में बिलीव करता है, लॉयल्टी, बिजनेस और सिर्फ बिजनेस। आजकल वो मुंबई में रहता है और फेमस बिजनेसमैन प्रणव रायजादा का बड़ा बेटा है। वो 6 साल का था जब उसकी मम्मा ने सुसाइड कर लिया था। अर्नव अपने कैबिन की दीवार की तरफ मुंह किए चेयर पर बैठा होता है। तभी किसी की हल्की सी आवाज आती है, सर, may I come in? ये आवाज उसके एम्प्लॉय रोहन की थी। रोहन के पूछते ही अर्नव हल्के से रोहन की तरफ पलटते हुए कहता है, या कम इन रोहन। अर्नव की आंखों में दर्द और किसी के लिए तड़प और नफरत साफ झलक रही थी। वो अपने इस दर्द और नफरत को आज तक अपने सीने से लगाए हुए था। अर्नव एक फॉर्मल 3 पीस सूट में था। बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में उतनी ही तेज चमक, रंग गोरा, अच्छी बॉडी और हल्की दाढ़ी मूंछ थी। रोहन कैबिन के अंदर आता है और अर्नव को कुछ फाइल्स देते हुए कहता है, सर, ये मेहता इंडस्ट्री की फाइल्स हैं। मैंने हमारे लीगल एडवाइजर से फाइल भी चेक करवा ली है। आई थिंक वी शुड वर्क विद मेहता। रोहन ने किसी तरह सहमी आवाज में अपनी बात खत्म की और अर्नव कॉफी पीते हुए उन सभी फाइल्स को चेक करता है। तभी रोहन के फोन पर किसी का बार बार कॉल आ रहा था। कॉल किसी प्रिया का था जो रोहन की गर्लफ्रेंड है। प्रिया बार बार रोहन को कॉल कर रही थी। रोहन ने जैसे तैसे एक बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट किया और फिर अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। अर्नव रोहन से पूछते हुए कहता है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो उठा लो रोहन, इट्स ओके। रोहन कहने लगा, नो सर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अर्नव एक बार फिर रोहन से कहने लगा, तुम कल मुझसे कुछ पूछ रहे थे रोहन। फिर रोहन डरते डरते अर्नव से कहने लगा, सर, वो एक्चुअली आज वैलेंटाइंस डे है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ डेट पर जाना है, तो सर क्या मैं। बस इतना ही कहते कहते रोहन रुक गया। अर्नव की आंखें पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुकी थीं और एक टक रोहन को घूर रहा था। वो वैलेंटाइन शब्द सुनकर अर्नव को ऐसा लगा कि जैसे रोहन ने उसे 4 साल पीछे उसके अतीत में भेज दिया हो, जिन अतीत के पन्नों से वो न जाने कब से भाग रहा था।
अर्नव वैलेंटाइन डे से बहुत नफरत करता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी उसके सामने ये वर्ड बोले। अर्नव ने रोहन को उसका रेजिग्नेशन लेटर पकड़ाते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर रोहन शर्मा, you are expelled now and I don't want to see you again in my office. So get out, damn it. रेजिग्नेशन लेटर को देखते हुए रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बॉस अर्नव से रिक्वेस्ट करने लगा। No, sir. Please, don't expel me, sir. I need this job, sir. अर्नव ने खूब तेज रोहन पर चिल्लाते हुए कहा। I said you are expelled now. रोहन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बट सर, मैंने किया क्या है जिसके लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अर्नव ने रोहन से कहा, तुमने किया क्या है? ये मेरी कंपनी है और मुझे मेरे ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय चाहिए, ना कि किसी का बॉयफ्रेंड। डू यू अंडरस्टैंड? सो गेट आउट। रोहन के जाने के बाद अर्नव को सब कुछ याद आने लगा था। जिस हकीकत से वो कहीं दूर चला जाना चाहता था, आज वही हकीकत एक बार फिर उसे बार बार याद दिला रहा था। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं अदिति श्रीवास्तव की लिखी कहानी अधूरी मोहब्बत, जिसे आवाज दी है गौरव और रश्मि शर्मा ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। वैलेंटाइन की वो काली रात जिसने उसके दिल का चैन, सुकून सब छीन लिया था। 14 फरवरी की उस रात को याद कर करके अर्नव का सिर बहुत तेजी से घूम रहा था और उसका दम भी घुट रहा था। उसने अपने टेबल पर रखी सारी फाइलों को गिराते हुए ऑफिस से बिना बताए गुस्से में गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ाते हुए जाने कहां चला जा रहा था। फिर गाड़ी को शहर से दूर किसी पार्क में गाड़ी को साइड में लगाकर वहीं पार्क में बैठ जाता है। अर्नव खुद पर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों हर बार कोई ना कोई आकर मेरे दिल पर लगे जख्मों पर नमक छिड़ककर मुझे तुम्हारी याद दिलाकर चला जाता है। आखिर चली क्यों नहीं जाती तुम मेरी जिंदगी से? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आई हेट यू आरोही राजवंशी, आई हेट यू अ लॉट। तभी अर्नव को अक्षय का कॉल आता है। अक्षय, अर्नव और वेद ये तीनों ही एक साथ स्कूल में पढ़े और कॉलेज में भी एक साथ पढ़े। अक्षय और अर्नव भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अक्षय मजाकिया अंदाज में अर्नव से कहता है, क्या यार अर्नव, कहाँ रहता है तू आजकल? आजकल तेरा ना कोई कॉल ना ही कोई टेक्स्ट आता है कहाँ तू आजकल? खैर छोड़, तुम्हें मैं अपनी और दिशा की शादी का इनविटेशन दे रहा हूँ। अक्षय एक सांस में सब कुछ बोले जा रहा था और अर्नव सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। पर अक्षय के मुंह से शादी का नाम सुनते ही अर्नव को अब और तेज गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से में अपना फोन वहीं पटक दिया और फोन के पटकते ही कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। अर्नव को जब प्यार शब्द से इतनी नफरत थी तो भला वो शादी जैसे पवित्र शब्द को सुनकर शांत कैसे रह सकता था? अर्नव मेरे भाई, वेद खुशी से चिल्लाते हुए अर्नव से कहा। वेद अर्नव का बेस्ट फ्रेंड है। वेद उसके पास आया और उसे यूं रोता हुआ देख वो भी परेशान हो जाता है। अर्नव झट से उठकर वेद को गले लगाकर रोने लगता है और फिर अपने दोस्त को इस तरह रोता हुआ देखकर वेद और भी ज्यादा परेशान होने लगा। थोड़ी देर के बाद वेद अर्नव को शांत कराते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। क्या हो जाता है तुझे यार कभी कभी? तुम भूल क्यों नहीं जाते उस गिरगिट आरोही को? उसके लिए ये आंसू बहाना बंद करो। अर्नव ने वेद से कहा, मैं खुद उसे भूलना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन वो मेरे दिल से जाना ही नहीं चाहती है। वेद अपने दोस्त अर्नव के आंसुओं को पूछते हुए उससे कहता है, अच्छा, ये सब छोड़, चल मैं तुम्हारा मूड सही करता हूं। वेद उसे चेयर अप करने के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वो उसे अपने ऊट पटांग जोक्स सुनाकर हंसाता है। तभी वेद के फोन पर अक्षय का कॉल आता है। फोन रिसीव करने के बाद वेद ठहाके मारते हुए कहता है, अक्षय मेरे भाई, और बता यार कैसा है तू? कभी मुंबई भी आ क्या? तू दिल्ली में जाकर सेटल ही हो गया? अर्नव वेद को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और उसे अक्षय के साथ किए गए बर्ताव से खुद को गिल्टी फील करता है। उधर से अक्षय भी वेद की टांग खींचते हुए कहता है, पहले तू बता डफर कि तू और अर्नव मेरी और दिशा की शादी में जयपुर कब आ रहे हो? वेद भी चिल मारते हुए अक्षय से कहता है, फिगर नॉट मेरे भाई, मैं भी आ रहा हूं और अर्नव भी। ये सुनकर अर्नव बड़े ही गुस्से में वेद को घूरते हुए अपनी भौं को ऊपर मटकाते हुए उससे कहने लगा, फोन को स्पीकर मोड पर रखो जस्ट नाउ। वेद ने कांपते हाथों से किसी तरह फोन को स्पीकर पर डाला। फोन जैसे ही स्पीकर मोड पर हुआ, अर्नव ने तुरंत तेज आवाज में अक्षय से कहने लगा, अक्षय तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेट्स, बट आई एम नॉट कमिंग। तुम अच्छा से जानते हो ना कि जितनी नफरत मुझे लंदन शहर से है उतनी ही नफरत मुझे जयपुर से भी है। मैं वहां जयपुर आकर फिर से अपने पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहता। आई एम सॉरी यार। अर्नव की बातें सुनकर अक्षय मायूस होकर कहने लगा, बट अर्नव, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन यार। कब तक तू खुद से भागता रहेगा? कभी ना कभी तुझे हकीकत से सामना तो करना ही होगा। देखो, तुम और वेद दोनों ही मेरी शादी में आ रहे हो बस, अदरवाइज आई विल कैंसिल इट। फिर अक्षय भी गुस्से में आकर फोन कट कर देता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्नव को अब और गुस्सा आने लगता है। इधर किसी तरह वेद भी अर्नव को जयपुर चलने के लिए कन्विंस करता है, तो दूसरी ओर पिछले आधे घंटे से आरोही का फोन वाइब्रेट कर रहा था। तब तक आरोही भी शावर लेकर आई और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होती है।
तभी नजर फोन पर जाती है तो अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि कॉल उसकी फ्रेंड दिशा का होता है। दिशा राजपूत पेशे से ये भी एक डॉक्टर है जो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। दिशा और आरोही हार्वर्ड कॉलेज में फ्रेंड बनी थी। डॉक्टर दिशा राजपूत अक्षय की मंगेतर भी है जो बहुत जल्द दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आरोही दिशा का कॉल रिसीव करती है और कहती है, हे दिशा, कैसी है यार तू? और बता, आज तूने फोन कैसे किया? उधर से दिशा ने भी आरोही के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाय हेलो छोड़ यार, पहले तू ये बता, इतनी देर से तू कहाँ थी? मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से कॉल किए जा रही हूँ। आरोही मुस्कुराते हुए दिशा से कहती है, ओके ओके, आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली मैं शावर ले रही थी। फिर दिशा भी आरोही की फिक्र करते हुए उससे पूछती है, एनीवे, अब तू बता कैसी है? और तू खुश तो है ना आरोही? आरोही ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, दिशा, मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मैंने ये सब कुछ भुला दिया है। दिशा ने फिर आरोही से पूछा, तू सच बोल रही है ना? तू पक्का मूव ऑन कर चुकी है ना? आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। दिशा मुस्कुराती है और आरोही से कहती है, अच्छा चल, आज मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। आरोही सरप्राइज होते हुए कहने लगी, ओह माय गॉड, रियली? रियली, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत जल्दी मैं तुम्हें चौंकाने वाली हूँ। दिशा और आरोही एक दूसरे को बाय बोलकर फोन रख देती हैं। आरोही भी काफी देर से दिशा के सरप्राइज का वेट कर रही होती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ती है। आरोही डोर ओपन करती है और उसे एक पार्सल मिलता है जो कि दिशा और अक्षय की तरफ से इंडिया से आया हुआ था। आरोही पार्सल को देखकर बहुत खुश होती है और थोड़ी सरप्राइज भी, क्योंकि उस पार्सल में दिशा और अक्षय की शादी का वेडिंग कार्ड और तरह तरह के चॉकलेट्स होते हैं। आरोही ने तुरंत दिशा को बधाई देने के लिए कॉल किया। आरोही वेडिंग कार्ड को देखते हुए दिशा को बधाई देते हुए बोली, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, आई एम सो ग्लैड फॉर यू एंड अक्षय। दिशा शर्मा कर हंसने लगी तो आरोही ने उसकी टांग खिंचाई करते हुए उससे कहने लगी, अच्छा, शर्माना तुम अक्षय के सामने। पहले तो मुझे ये बता, तुम और अक्षय रिलेशन में थे और हम सबको पता भी नहीं चलने दिया तुमने। दिशा पहले मुस्कुराई और फिर थोड़ी सीरियस होकर कहने लगी, हाँ आरोही, हमारे रिलेशन के बारे में सबको पता था, बस एक तू ही नहीं जानती थी। वेल, तुझे पता भी कैसे होगा, तो हम सबसे इतनी दूर जो हो गई है। दिशा की बातें सुनकर भावुक होते हुए आरोही कहने लगी, नहीं यार दिशा, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा है जिस दिन मैंने तुम सबको याद ना किया हो। मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ दिशा। दिशा ने आरोही से फिर पूछा, और उसे भी तुम याद करती हो आरोही? दिशा के इस सवाल से आरोही पूरी तरह खामोश हो गई। ना ही आरोही कुछ कह पा रही थी और ना ही दिशा ने भी कुछ कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों ओर खामोशी ने अपना पैर पसार लिया हो। दिशा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आरोही से कह रही हो, नहीं आरोही, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। आरोही ने किसी तरह अपने आप को संभाला। दिशा ने फिर आरोही से सच जानने के लिए उससे एक और सवाल पूछना चाहा, पर इससे पहले दिशा उससे कुछ और पूछ पाती कि आरोही ने झट से बात को बदलते हुए एक सवाल कर दिया दिशा से। वेल, दिशा ये बताओ, कौन कौन आ रहा है हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स में से तुम्हारी शादी में? दिशा समझ चुकी थी कि आरोही ने उसके सवाल को टाल दिया। दिशा ने भी आरोही के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, आरोही, ऑल रिबेल्स बडीज आर कमिंग। दिशा का नाम सुनकर आरोही की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसने रिबेलियस बडीज का नाम जो ले लिया था। आरोही घबराई आवाज में दिशा से पूछती है, व्हाट रिबेल्स बडीज? अच्छा, जैसे? आरोही के पूछने पर दिशा ने जवाब दिया, जैसे नेत्रा, साक्षी, हर्ष, वेद और। दिशा अपनी बात पूरी करती कि इससे पहले ही आरोही उसे बीच में टोकते हुए पूछती है, और कौन? आरोही की जुबान लड़खड़ाती है और एक अजीब सी उलझन उसके मन में भी हो रही थी। तो दिशा ने भी बड़ी चालाकी से आरोही के सवाल का जवाब देते हुए बोली, और कौन? अक्षय। अगर वो नहीं आया तो ये शादी कैसे होगी? अक्षय का नाम सुनकर आरोही की घबराहट थोड़ी कम होती है। उसने थोड़ी राहत की सांस ली। दिशा आरोही की घबराहट को अच्छी तरह भांप लेती है और मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ आरोही, तुम्हें किसका नाम सुनने से डर लग रहा है। आरोही को हॉस्पिटल जाने के लिए लेट होने लगा तो उसने दिशा को फोन रखते हुए कहा, अच्छा दिशा, आई एम गेटिंग लेट यार, बाय, सी यू, बाद में बात करते हैं। आरोही ने झट से फोन कट कर दिया। वो नहीं देना चाहती थी दिशा के कोई और सवालों के जवाब। उसमें अब और हिम्मत नहीं बची थी कि वो इन बेबुनियाद सवालों के जवाब देती फिरे। आरोही के फोन कट करते ही दिशा को बिल्कुल अब सब साफ समझ आ रहा था कि आरोही आज तक अपने अतीत से नहीं निकल पाई और वो आज भी अर्नब को नहीं भुला पाई है। दिशा सोचती है, कोई बात नहीं आरोही, तुम्हें जितना झूठ मुझसे बोलना है ना तुम बोल लो, लेकिन तुम अपने आप से कब तक यूं ही झूठ बोलती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें ये बात खुद एक्सेप्ट करनी होगी। तुम आज भी अर्नब से बेहद प्यार करती हो
मैं तुमसे वादा करती हूँ आरोही कि तुम्हारी और अर्नव की ये अधूरी मोहब्बत अब मैं पूरा करूंगी। तो वहीं मुंबई में अक्षय का कॉल कट होने के बाद अर्नव को वेद कन्विंस करते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग दिस अर्नव? क्यों नहीं जाना चाहते हो तुम जयपुर? सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से ना? अब तुम्हारी लाइफ में वही तो सब कुछ मैटर नहीं करती है। मैं, अक्षय और दिशा तो बस नाम के लिए तुम्हारे दोस्त हैं, राइट अर्नव? वेद के इस सवाल का जवाब देते हुए अर्नव कहता है, जस्ट शट अप। मैं उसे भूल चुका हूं और अब वो मेरी जिंदगी में कुछ भी मैटर नहीं करती है। वैसे भी वो मरे या जिए, आई डोंट केयर। वेद हैरान होकर कहता है, ओह रियली अर्नव? सच तो यह है कि तुम आज भी उस गुजरातन से प्यार करते हो, तभी तो तुम जयपुर नहीं जाना चाहते हो। वेद जैसे ही गुजरातन बोलता है, अर्नव इरिटेट होकर उससे कहता है, वेद लिसन, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं और आज ये बात एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। वो लड़की मेरे लिए मर चुकी है। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा बिजनेस है और तुम इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हारे साथ जयपुर चलने को तैयार हूं। अर्नव का जवाब सुनते ही वेद खुशी से पागल हुए कहता है, ओह दैट मीन्स यू आर कमिंग टू जयपुर। वेद को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्नव इतनी जल्दी कन्विंस हो जाएगा और जयपुर चलने के लिए मान जाएगा। वेद खुशी के मारे गाना गाने लगता है और अर्नव उसे देखकर बहुत खुश होता है और गले लगाते हुए कहता है, नौटंकी कहीं का, तू कभी नहीं सुधरने वाला। और वेद भी अर्नव को कस के गले लगाते हुए कहता है। आखिर दोस्त किसका हूं मैं? और इधर लंदन में दिशा का कॉल कट करने के बाद आरोही भी जल्दी जल्दी रेडी होती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आरोही जनरल वार्ड के हार्ट पेशेंट्स को चेक करती है। तभी नर्स आकर बताती है कि डॉक्टर डिसूजा ने उसे अर्जेंट ही अपने कैबिन में बुलाया है। आरोही डॉक्टर डिसूजा के कैबिन में पहुंचती है, कहती है, मे आई कम इन सर? और डॉक्टर डिसूजा उसे अंदर आने को कहते हैं। यस कम इन डॉक्टर आरोही एंड सिट हियर। आरोही चेयर पर बैठते हुए कहती है, यस डॉक्टर डिसूजा, हैव यू कॉल्ड मी? डॉक्टर डिसूजा मुस्कुराकर आरोही से कहते हैं, Yes, of course. I'm thinking you should go to Mumbai next month and you have to attend a seminar in Hansaben Hospital. हंसाबेन हॉस्पिटल आरोही के पिता डॉक्टर शांतनु राजवंशी का अपना निजी हॉस्पिटल था और डिसूजा और आरोही के पिता कॉलेज टाइम से बहुत पुराने दोस्त भी हैं। हंसाबेन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आरोही चौंक गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मुंबई चली गई तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आरोही ने तुरंत कहा, नो सर, आई डोंट वांट टू गो बैक टू इंडिया। डॉक्टर डिसूजा ने कहा आरोही से, Dr. Arohi, this is my final decision. आरोही मुस्कुराकर बोली, सर, आई थिंक यू शुड गो टू मुंबई बिकॉज यू आर द हेड ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर डिसूजा हंसते हुए आरोही से बोले, Okay, Arohi, that's no problem. I will go to Mumbai. आरोही खुश होकर बोली, ओह थैंक्स डॉक्टर डिसूजा। फिर अचानक डॉक्टर डिसूजा अपनी चेहरे के भाव बदलते हुए बोले, But Arohi, अब तुम जयपुर नहीं जा पाओगी बिकॉज तुम मुंबई नहीं जा रही हो ना। आरोही ने कल रात को ही डॉक्टर डिसूजा से जयपुर जाने के लिए लीव मांग लिया था और उनका डिसीजन सुनकर वो बहुत चौंकती है। थोड़ा परेशान होकर कहती है, बट सर यू गेव मी परमिशन। डॉक्टर डिसूजा तेज आवाज में कहते हैं। But I say you could not go to Jaipur. आरोही उदास होकर पूछती है, बट सर व्हाई? डॉक्टर डिसूजा ने मुस्कुराकर आरोही के सवाल का जवाब दिया, If you want to attend your friend wedding, then you have to go to Mumbai. Understand, Dr. Arohi? Otherwise, you will have to give your resignation to my hospital. आरोही ने भी मुंह टेढ़ा कर जवाब दिया, ओके सर, आई विल गो विद योर डिसीजन। डॉक्टर डिसूजा फिर हंसते हुए बोले, That's great, Dr. Arohi. That's great. आरोही बहुत ही रूडली बोली, बट सर आफ्टर सेमिनार आई विल रिटर्न बैक हियर एंड नेवर विल स्टे इन इंडिया। शाम को आरोही अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर किचन का सारा काम समेटने के बाद अपने रूम में लेटे लेटे वो जयपुर ट्रिप की एल्बम देख रही होती है। सारी यादें एक एक करके आरोही के सामने फिर से ताजा हो रही हैं और वो सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो एक फोटो को मरोड़ते हुए कहती है, जयपुर, आज फिर मेरी किस्मत मुझे वहां लेकर जा रही है। क्यों? इस जगह से मेरी कितनी स्वीट एंड बैड मेमोरीज हैं जो बार बार मुझे ये रियलाइज करवाती हैं। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माई लाइफ मिस्टर अर्नव राय सिंघानिया, एंड आई होप कि तुम मुझे कभी भी ना मिलो। ये तुम्हारे लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी। और फिर खुद को जयपुर की यादों में कैद करने के बाद कब उसकी आंख लग जाती है, ये तो कमरे में पड़ी जयपुर की फोटो के अलावा भला और कौन जान सकता था। अगले दिन आरोही सुबह जल्दी उठी और वेस्टफील्ड लंदन मॉल में गई, जो लंदन का एक प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल था, जहां उसने दिशा और अक्षय की शादी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और अपने लिए कुछ डिजाइनर ड्रेसेस खरीदी। थोड़ी देर बाद जयपुर जाने के लिए फ्लाइट का वक्त हो गया था और वो सीधा एयरपोर्ट चली गई, जहां वो लंदन एयरपोर्ट और वहां मौजूद लोगों को एकटक देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी। अपनी नम होती आंखों से वो लंदन एयरपोर्ट को ऐसे देखी जा रही थी कि जैसे लंदन उसे अलविदा कह रहा हो।
शायद ये शहर अब उससे कह रहा हो कि तू लौट जा अब अपने घर आरोही। पर न जाने क्यों आरोही को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आखिरी शाम हुई लंदन में, या फिर यूं कहीं कि जैसे उसका दिल चीख चीख कर कह रहा हो, आरोही अब तुम दोबारा यहां वापस लौट कर आना चाहोगी भी तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां नहीं आने देगी, क्योंकि भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर है। नो नो, दिस इज नॉट टू एंड, दिस विल नेवर हैपन। अपने दिल पर हाथ रखते हुए आरोही कहती है। और तभी इंडिया जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। आरोही अपना लगेज उठाती है और एरोप्लेन में जाकर बैठ जाती है। 6 घंटे के सफर के बाद वो सीधा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचती है। शाम हो चुकी थी। आरोही को दिशा का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसे पिक करने के लिए उसने अपने ड्राइवर को भेजा है। लगभग 20 मिनट के बाद आरोही को एक सफेद सफारी सूट में एक आदमी दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में एक बोर्ड ले रखा था जिस पर लिखा हुआ था, हेलो डॉक्टर आरोही राजवंशी। और उस ड्राइवर को देखते ही आरोही ने भी अपना हाथ हिलाते हुए इशारा कर दिया। और फिर आरोही को देखते ही ड्राइवर ने उसे नमस्कार किया और लगेज को गाड़ी में रखकर आरोही को पिछली वाली सीट पर बैठने को कहा। आरोही ने ब्लैक कलर की टाइट पेंसिल स्कर्ट और बैकलेस टॉप पहना हुआ था। बालों को कर्ल करके खुला रखा था। चेहरे पर मेकअप बहुत ही सिंपल और अपनी आंखों को उसने सनग्लासेस से कवर कर रखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी इन आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी। सर्दियों का मौसम था तो थोड़ी गुलाबी ठंड और हल्की गुनगुनी धूप उसके चेहरे को बार बार परेशान कर रही थी और हवाओं के कारण उसकी जुल्फों के ये हसीन लट उसके चेहरे को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। आरोही भी विंडो की तरफ अपना चेहरा करके जयपुर के उन गलियों, बाजारों और रास्तों को बस देखे जा रही थी और फिर वो जयपुर की अपनी पुरानी यादों में खो गई। जयपुर आज भी वैसा ही दिखता है ना, जैसा कि 4 साल पहले दिखता था। आज भी यहाँ महाराजा की चाय पकौड़े की दुकान है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक जो यहाँ छोटी सी एक चाय की दुकान हुआ करती थी वो आज महाराजा कॉफी हाउस की शॉप है। ये वही चाय की, मेरा मतलब कॉफी की दुकान है जहाँ तुम मुझे यहाँ डेट पर लाए थे। और मौसम तो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे 4 साल पहले था। अकड़ू, सिरफिरा, पगला, दीवाना। एक कॉफी शॉप को देखते ही आरोही कहती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर द गिटार शॉप पर पड़ती है और वो खुद से ही कहने लगती है, अरे ये तो वही शॉप है ना जब तुम्हारा फेवरेट गिटार मुझसे टूट गया था और उसे ठीक करवाने के लिए मैं इसी शॉप में तो आई थी। उस दिन मुझे कितना रिक्वेस्ट करना पड़ा था उस मैकेनिक से। गिटार शॉप की तरफ देखते ही आरोही पुरानी यादों में खो जाती है जब वो पहली बार इस गिटार शॉप पर आई थी। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहने लगी गिटार मैकेनिक से, देखो भैया, अगर तुमने ये गिटार आज ठीक नहीं किया ना तो वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मेरा मतलब कि जो मेरा फियांसी है ना, वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। आप प्लीज इसे बना दो ना भैया। देखो, अगर यही बात आपकी अपनी बहन ने कही होती तो क्या आप तब भी उसे मना करते? नहीं ना। मैकेनिक इमोशनल हो जाता है और गिटार को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है भाई साहब, आप रोना बंद करो, हम अभी इसे ठीक करके बना देंगे। ये सुनकर आरोही खुश हो जाती है और यही सोचकर खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया। जी काका, आपने कहा कुछ मुझसे? आरोही अपनी पुरानी यादों से बाहर आकर चौंक कर पूछती है। ललित की बिटिया, इस वक्त हम अभी नेहरू बाजार में हैं। मुझे बस यही थोड़ा बैंक का कुछ काम है तो मैं जल्दी से खत्म करके आता हूँ। आपको कुछ लेने हैं जूते या कोई मोजरे वगैरह तो आप ले लो। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ड्राइवर ने गाड़ी को नेहरू बाजार साइड में लगाते हुए कहा। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच काका। फिर ड्राइवर काका गाड़ी से निकलकर पास के ही बैंक की तरफ चल दिए। आरोही उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से दूर नहीं हो गए। उसने सोचा कि एक बार नेहरू बाजार देख लूं कि ये कितना बदल गया है, तो वो भी गाड़ी से निकली और नेहरू बाजार के हर एक स्टॉल पर उसकी नजर पड़ी। तभी उसकी नजर एक स्टॉल पर गई जहां पर गुलाबी, नीली, पीली मोजरियां पड़ी थी और एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी यादों में खो गई जब वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ जयपुर आई थी। 4 साल पहले की बात है जब आरोही और दिशा इसी नेहरू बाजार में आई थी जहां वो और दिशा कई रंग बिरंगी जूतियां और मोजरियां खरीदती हैं। दिशा अपने हाथों में एक पीले रंग की मोजरी को लेते हुए आरोही से कहती है, आरोही, इसे ट्राई करना एक बार, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। आरोही लाल रंग की मोजरी को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, भाई आप ये रेड कलर वाली मोजरी को पैक कर दो ना, मुझे यही चाहिए। दुकानदार ने कहा आरोही से। जी भाई साहब। दिशा हैरान होकर पूछती है, पर आरोही, ये लाल वाली क्यों? दिशा के पूछने पर आरोही शर्मा कर बोली, क्योंकि उन्हें रेड कलर बहुत पसंद है। दिशा भी आरोही को चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी आरोही को प्यार हो गया है। वेल आरोही, और क्या क्या पसंद है उन्हें? आरोही एक बार फिर शर्मा कर कहती है, अब बस भी करना यार तू,
अब चलो भी, बडीज हमारा वेट कर रहे होंगे। दुकानदार ने आरोही को एक लाल रंग की मोजरी दिखाते हुए पूछा। तो भाई साहब, मैं ये लाल वाली मुजरी पैक कर दूं? भाई साहब, भाई साहब। जी नहीं, मुझे कोई भी मोजरी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। फ्लैशबैक मेमोरी से बाहर आती हुई आरोही कहती है और फिर वहां से परेशान होकर वापस कार में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी आ जाते हैं। फिर उन्होंने झट से गाड़ी को स्टार्ट किया और स्पीड तेज करके सवाई मानसिंह रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। रास्ते में पड़ते हुए हर एक चौक, हर एक गली, यहाँ तक कि हर एक बाजार में आरोही को किसी अपने के होने का एहसास हो रहा था, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। जिन जिन रास्तों से गाड़ी गुजरती, आरोही को हर एक गली में उसी का चेहरा दिखाई देता। आरोही ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए काला चश्मा लगा लिया था। अपने अतीत के बारे में वो जितना सोचती, उसे उतना ही गुस्सा आता खुद पर कि आखिर क्यों की उसने मोहब्बत, जब उसकी किस्मत में वो अधूरा ही लिखा था। दूसरी ओर सवाई मानसिंह रिजॉर्ट में खुशियों ने फिर से अपना कदम रख दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। जयपुर के प्रसिद्ध मारवाड़ी परिवार की इकलौती बेटी जो थी दिशा राजपूत, उसकी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि जब उसकी शादी हो तो पूरी मारवाड़ी स्टाइल में। हॉल में सब औरतें मंगल गीत गाती हैं, तभी एक लड़की दौड़ते नाचते हुए आती है और आते ही उसकी एक हंसी से मानो पूरा रिजॉर्ट नाच उठा हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिशा थी, जिसने ऑरेंज कलर की अनारकली सूट पहन रखा था, बाल बिल्कुल लंबे घने और उन्हें खुला छोड़ रखा था, जो बेहद प्यारी और खूबसूरत नजर आ रही थी। दिशा ने बड़े ही प्यार से खुश होते हुए अपनी चुनरी को हवा में लहराया तो चुनरी को अक्षय के चेहरे ने अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुनरी को उसका ठिकाना मिल गया हो। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो गया था और दिशा शर्मा रही थी। वो हल्के से अपने बालों की लटों को कान के पीछे ले गई। उसे लगा कि जैसे अक्षय उसके साथ थोड़ी शरारत करे। दिशा ये सब सोच रही थी कि तभी अक्षय की आवाज सुनाई दी और दिशा की चुनरी में बेचारा अक्षय फंस के रह गया। दिशा की चुनरी में फंसा अक्षय खुद को चुनरी से छुड़ाते हुए कहने लगा, दिशा की बच्ची, उधर खड़ी खड़ी क्या मुस्कुरा रही हो? कम ऑन, हेल्प मी। और फिर दिशा अपने पैर पटकते हुए आती है और अक्षय को अपनी चुनरी से अलग करती है तो अक्षय को थोड़ी राहत मिली। दिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा खासा रोमांटिक माहौल बना था, मगर तुमने मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। व्हाट? यहाँ मेरी जान अटकी हुई थी और तुम्हें रोमांस की सूझ रही है? अक्षय ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। अक्षय के ऐसा बोलते ही दिशा उसे गुस्से से घूरने लग जाती है, मगर दिशा को ऐसा देखकर अक्षय को बहुत मजा आ रहा था। दिशा और अक्षय बचपन से दोस्त हैं। दोनों ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ की है। अब ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इनका रिश्ता बचपन से ही ऐसा है। अक्षय कोई भी मौका नहीं छोड़ता था दिशा को सताने में। फिर अक्षय ने बड़े ही प्यार से कहा, दिशा, चलो कहीं बाहर चलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। दिशा आश्चर्य होकर कहने लगी, तुम पागल हो क्या? पूरा रिजॉर्ट हमारे मेहमानों से भरा हुआ है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि डैड ने तुम्हें मेहंदी के फंक्शन से पहले तक यहाँ रुकने की परमिशन दे दी है, जिससे हम अपना मिशन सक्सेसफुल कर पाए हैं। और अगर तुम्हें घूमना है ना तो तुम जाओ, मगर मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आज मेरी सबसे प्यारी दोस्त आरोही आ रही है। अक्षय सरप्राइज होकर कहता है, व्हाट? वो गुजराती एक्सप्रेस आरोही यहाँ आने के लिए मान गई? वाओ, दैट्स ग्रेट। दिशा खुश होकर बोली, अक्षय, वो मानती कैसे नहीं, और अब तक तो वो यहाँ पहुंच भी गई होगी। रियली? फिर दिशा और अक्षय आरोही और हार्वर्ड कॉलेज के बारे में बातें करने लग जाते हैं। आरोही को याद करते हुए दिशा कहती है, यार अक्षय, मैं ये सोच रही हूँ कि अब आरोही कैसी दिखती होगी। इतने साल हो गए हैं यार उसे देखे हुए। अक्षय भी हामी भरते हुए कहने लगा, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट क्या तुमने उसकी कोई फोटो नहीं देखी? दिशा मुंह सिकोड़ कर कहने लगी, फोटो? और उसकी? मैडम ना तो फेसबुक पर हैं और ना ही व्हाट्सएप पर, और इंस्टाग्राम से तो दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है उसका, तो कहां से उसकी फोटो देखने को मिलेगी? व्हाट रबिश यार, जरूर जानबूझ के किया इस लड़की ने, जिससे हम उसे कांटेक्ट न कर पाए। दिशा फिर हंसकर कहने लगी, वह लक्ष्य, सोचो जरा वो अभी कैसी दिखती होगी। थोड़ा बहुत बदलाव आया ही होगा ना उसमें। अक्षय ने न में सर हिलाते हुए कहा, ना, आई डोंट थिंक आरोही में कोई चेंज आया होगा। एक तरफ दिशा और अक्षय जहां कॉलेज टाइम की आरोही के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही भी रिजॉर्ट पहुंच चुकी होती है और ड्राइवर गाड़ी को सीधा रेस्टोरेंट के अंदर लाकर पार्किंग में रोकते हैं। अक्षय फिर आरोही के बारे में दिशा को बताने लग जाता है। देखना, आती होगी अभी वो गुजराती एक्सप्रेस रंग बिरंगे वाली स्लीपर पहन के। दूसरी ओर आरोही कार का दरवाजा खोलती है और अपनी छड़ी जैसी टांगों को बाहर रखती है और उसने एक लंबी सी पेंसिल हील सैंडल पहन रखा था। दिशा
हंसकर कहती है, या राइट अक्षय, उसे तो हील्स पहनना मैंने ही सिखाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल बहन जी टाइप की है, उसे भला कहाँ हील्स पहनना आता होगा अब भी। दूसरी ओर आरोही अपना सामान और एक हैंड पर्स लेकर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करती है। दिशा और अक्षय की बात अभी भी कंटिन्यू रहती है। अक्षय भी हंसते हुए आरोही को याद कर कहने लगा, और दिशा, तुम्हें याद है उस बहन जी के कपड़े बिल्कुल मीना कुमारी के जमाने वाले पहनती थी। तो वहीं आरोही थोड़ा और अंदर आती है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरोही ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की टाइट पेंसिल स्कर्ट और उस पर पीच कलर की बैकलेस टॉप पहन रखा था। बाल खुले हैं और कर्ल थे और उसके होंठ बेहद गुलाबी थे। दिशा फिर खूब तेजी से हंसती है और कहती है, बिल्कुल वही नीली पीली लाल गुलाबी सलवार सूट और वो लंबे कुर्ते और साथ ही वो भड़कीले लॉन्ग स्कर्ट। ओह माय गॉड, ये भी कोई कपड़े होते थे भला? हार्वर्ड जैसे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के। दिशा की बात सुनकर अक्षय को भी खूब तेज हंसी आ जाती है और कहता है, बिल्कुल बहन जी है अपनी आरोही, थोड़ी ओल्ड फैशन है बट स्वीट भी है। दिशा आगे बोल ही रही होती है मगर अक्षय की आंखें तो जैसे फटी की फटी ही रह गई और उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। आखिर ऐसा क्या देख लिया था अक्षय ने जो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दिशा हैरान होकर अक्षय की तरफ देखने लग जाती है और उससे कहती है, अक्षय अक्षय, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अक्षय चौंक कर बोला, वो आरोही है ना? अक्षय के ठीक सामने आरोही खड़ी थी और अक्षय बोलते बोलते ही बीच में रुक गया। दिशा भी मुस्कुराकर अक्षय से पूछने लगी, क्या आरोही? कहाँ है वो? अक्षय हैरान होकर कहने लगा, आई कांट बिलीव शी इज आर आरोही। दिशा के ठीक पीछे खड़ी थी आरोही, इसलिए वे उसे देख नहीं पाती और इरिटेट होकर कहती है, व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम अक्षय? और कहाँ है ये बहन जी आरोही? अपने पीछे देखो एक बार। दिशा जैसे ही पीछे मुड़कर आरोही को देखती है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और चौंक कर कहती है, माय गॉड, सो गॉर्जियस। आरोही को देखते ही दिशा और अक्षय उसके पास आते हैं। इतने सालों बाद अपने फ्रेंड्स को देखकर आरोही के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपने ठीक सामने खड़ी आरोही को देखकर अक्षय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और चौंक कर कहता है, आरोही तुम? ओह माय गॉड, यार तुम कितनी अपडेट हो चुकी हो। अक्षय की ओर देखकर आरोही मुंह सिकोड़ते हुए उससे कहती है, व्हाट रबिश। अक्षय, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे मैं दुनिया का कोई 8वां अजूबा हूँ। अरे मैं आरोही हूँ गाइस। दिशा कहती है, आरोही, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। किसी को घायल करने का इरादा है क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी शादी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए उसी मंडप में। आरोही अपने बालों की लटों को पीछे ले जाती हुए कहती है, जस्ट शट अप। ओके चल आजा गले मिलते हैं। वैसे भी 4 साल के बाद हम सब बडीज मिल रहे हैं। और फिर आरोही दिशा और अक्षय के गले लगती है। यह पल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आरोही भी खुश थी ये सोचकर कि चलो कुछ दिन तो यहां सुख और शांति से रहेगी, जिसकी न जाने उसे कब से तलाश थी। मगर शायद किस्मत को कहां यह मंजूर था। मानो उसे अपनी किस्मत में भगवान जी से खुद ढेरों मुसीबतों का कॉन्ट्रैक्ट लिखवाकर आई हो। अक्षय ने उन दोनों लड़कियों को देखते हुए कहा, दिशा, अब तुम आरोही से यहीं बाहर खड़ी बातें करोगी या उसे अंदर भी ले जाओगी? दिशा भी हंसी और बोली, या वेल, तुम आरोही को पूरा रिजॉर्ट दिखाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं उसे खत्म करके आता हूँ। दिशा थोड़ी हैरान हो जाती है कि अक्षय को इस तरह देखकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले अक्षय का फोन बार बार रिंग कर रहा था। दिशा सोचने लग जाती है कि शायद आरोही को देखकर उसने अभी मुझे कुछ नहीं बताया। दिशा आरोही को अपनी फैमिली से मिलवाती है और साथ ही उसे पूरा रेस्टोरेंट यानी कि सवाई मान सिंह बैंक्वेट हॉल दिखाती है। दिशा और आरोही टेरेस पर बैठकर चाय और पकौड़ों के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करने लग जाती हैं। तभी दिशा के फोन पर किसी का मैसेज आता है और यह मैसेज अक्षय का होता है। वो कहता है, कॉल मी, इट्स वेरी अर्जेंट। दिशा वहां से कोई बहाना बनाकर चली जाती है और आरोही को कुछ समझ में नहीं आता है कि दिशा अचानक से उठकर क्यों चली गई। दिशा इधर उधर देखते हुए धीरे से अक्षय को फोन करती है और फिर बोलती है, व्हाट हैपेंड अक्षय? तुमने मुझे मैसेज करके कॉल करने को क्यों बोला? अक्षय दिशा को वेद के आने की न्यूज देते हुए कहता है, मैं वेद और अर्णव को पिक करने यहाँ एयरपोर्ट पर आया हूँ। वो दोनों अब तक जयपुर पहुंच रहे होंगे। मैं वेद और अर्णव को किसी तरह हैंडल कर लूंगा, पर दिशा तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारे आने से पहले आरोही सो चुकी हो, नहीं तो तुम जानती हो कि ये वेद पूरा खेल बिगाड़ देगा। दिशा मुस्कुराते हुए अपनी बात कहती है, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट। अक्षय भी दिशा को अपने मिशन की बधाई देते हुए बोला, ऑल द बेस्ट यू टू। एंड आज से हमारा मिशन रीयूनाइट लव बर्ड स्टार्ट होता है। यस, एंड ऑफ कोर्स
We'll secure success in our mission. Okay? हाँ अच्छा ओके ओके, मैं फोन कट कर रहा हूँ, शायद वेद और अर्णव आ गए हैं। एयरपोर्ट पर वेद अक्षय को दिखता है। वेद एक लंबा, फिट, यंग, काफी हैंडसम, उम्र लगभग 24-25 की होगी। चेहरे पर मासूमियत कम, लड़कपन ज्यादा था। हरकतें भी कुछ इसकी बेवकूफों वाली थी। हंसना और सबको हंसा हंसा कर पागल बनाता था ये लड़का। पर जनाब को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे इनके अंदर अजय देवगन या सनी देओल की आत्मा घुस गई हो। पर एक बात थी, जनाब थे बड़े फिल्मी। वेद को देखते ही अक्षय ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। हे वेद, कम यार। वेद ने भी अक्षय की तरफ देखा और खुशी से चिल्लाते हुए हाथ हिला हिलाकर बोलने लगा। हे अक्षय, मतलब डॉक्टर साहब। वेद अपने हाथों में एक ट्रॉली बैग और अपनी पीठ पर एक पिट्ठू बैग लिए हुए अक्षय के पास आकर उसे गले मिलता है और अक्षय भी खुशी खुशी वेद को कस कर गले लगाता है। फिर वेद अक्षय से अलग होता है और अपनी घड़ी में टाइम देखकर चिढ़ते हुए कहता है, तू अब आ रहा है यार, मैं तेरा पिछले 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, तू बिल्कुल भी नहीं बदला। तुझे आज भी हर जगह देर से पहुंचने की आदत है। अक्षय ने फिर जोर से वेद के सिर पर एक टिप मारते हुए बोला। नौटंकी कहीं का, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं 15 मिनट नहीं 15 घंटे लेट हूं, डफर साला। अक्षय फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर अर्णव को ढूंढने लगता है, मगर अर्णव कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अक्षय खुद ही उससे पूछने लगा, वेद, ये एंग्री यंग मैन आई मीन अर्णव कहाँ है यार? नजर ही नहीं आ रहा। कहीं तूने तो उसे फ्लाइट में नहीं ना छोड़ दिया? वेद ने सड़ा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। तू पागल है क्या? उस साहबजादे को काम से फुर्सत मिले तब ना वो आएगा। वेद का जवाब सुनते ही अक्षय ने घबरा कर कहा, व्हाट? मतलब अर्णव नहीं आया है? और साले तू अकेला ही आ गया उसको लिए बिना? वेद इरिटेट होकर बोला। नहीं, अर्णव नहीं आया है और पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। वेद को घूरते हुए अक्षय मन में बोलता है, इस टफर से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। जो काम करना चाहिए इसे वो तो ये ढंग से करता नहीं, और जो नहीं करना होता वो ये जरूर करेगा और पूरा रायता फैला देता है। वेद ने अक्षय को रिजॉर्ट चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। अब क्या तू यहीं खड़ा खड़ा बातें करता रहेगा या रिसॉर्ट भी चलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। पर भाई तुझे इतनी भी जल्दी क्या है रिजॉर्ट जाने की? चलना तुझे जयपुर घुमाता हूँ, वैसे भी इतने साल बाद आया है तू। अक्षय के घबराते हुए भाव को वेद बड़े ही ध्यान से देखता है और वो मन ही मन सोचता है कि जरूर कुछ तो खिचड़ी पक रही है डॉक्टर साहब के दिमाग में। वेद के न चाहते हुए भी उसे अक्षय के साथ दोपहर से शाम और शाम से रात तक पूरे जयपुर के चक्कर लगाना पड़ रहा था। रात के 10 बजे थे तो रिजॉर्ट में भी सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आरोही और दिशा अक्षय की वेट कर रही होती हैं, मगर दिशा तो काफी देर से इसी कोशिश में लगी थी कि किसी तरह कोई बहाना बनाकर वो आरोही को सुलाती। नाटकीय अंदाज में निशा जमाही मारते हुए कहती है, आरोही देखना, रात के 10 बज गए हैं यार, तू सो जा। वैसे भी तू आज ही तो यहाँ आई है ना, थक गई होगी तू मेरी जान। दिशा के कहने पर कि अब चलकर सो जाना चाहिए, आरोही उसे टोकते हुए कहने लगती है, नो आई विल नॉट गो टू स्लीप। सबसे पहले मुझे अक्षय से बात करनी है यार, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देने हैं। एक बार फिर दिशा बड़े ही प्यार से आरोही को समझाते हुए कहने लगती है, आरोही तुम कल मिल लेना ना अक्षय से, आज हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट है तो वो आज यहाँ नहीं आएगा। आरोही ने दिशा को फिर गुड नाइट बोला और सोने चली गई। दिशा आरोही को जाते हुए देखकर खुद से कहती है, आरोही तुम चाहे हमसे जितना भी झूठ बोलो, चाहे जितनी नजरें चुराओ, पर एक ना एक दिन तुम्हें सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। तब तुम क्या करोगी आरोही? जो गलती तुमने 4 साल पहले की थी, उस गलती की सजा हम सब बड़ी भुगत रहे हैं। दिशा अपने मन में सोचते हुए कहती है, तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से हम सभी बड़ी अलग हो गए। अब हमारे बीच उतनी गहरी दोस्ती नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। बट डोंट वरी आरोही, तुम यहाँ आ गई हो ना, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तुम अब देखती जाओ डॉक्टर आरोही राजवंशी मैं कैसे साक्षी और अक्षय के साथ मिलकर सब सही कर दूंगी। अक्षय किसी तरह वेद को कभी इस मार्केट तो कभी उस मार्केट घुमाते घुमाते थक हार कर चूर होते हुए रिजॉर्ट आते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। वेद को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय का ये कौन सा नया तरीका है अपने मेहमानों के साथ पेश आने का। रात काफी हो चुकी थी तो आरोही और घर के सभी मेंबर सो चुके थे। अक्षय वेद को एक रूम में उसका सारा सामान रखने को कहता है। दिशा बड़े जोश से वेद का वेलकम करती है, पर अर्णव को न देखकर हैरान हो जाती है। उसके पूछने पर वेद बताता है कि अर्णव उनकी शादी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं। दिशा का चेहरा उतर जाता है वेद की बात सुन के। इसके बाद अक्षय ने वेद को एक गेस्ट रूम में ले जाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा रूम, चलो सो जाओ। वैसे भी काफी रात हो चुकी है, कल मैं तुम्हें हवा महल घुमाने ले चलूंगा। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय उसे इतना क्यों घुमा रहा है। वो थककर इतना चूर हो गया था कि उसे अक्षय से हवा महल वाली बात का बिना जवाब दिए अपने रूम में सोने चला गया। अगले दिन सुबह सुबह दिशा की मां वैष्णवी राजपूत ब्याह की तैयारियों में लगी हुई थी।
तभी आरोही और दिशा उसके पास आती हैं और उनकी हेल्प करने में लग जाती हैं। दिशा ने एक जीन्स और उस पर एक राजस्थानी कुर्ती पहनी हुई थी, जबकि आरोही ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिशा अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। आरोही भी दिशा और उसकी माँ को देखकर इमोशनल होते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी एंड दिशा। वैष्णवी जी दोनों लड़कियों को गले लगाते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, आओ ब्रेकफास्ट करो हमारे साथ। आरोही और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। आरोही को तभी साक्षी का ध्यान आता है तो उससे पूछती है, यार दिशा, ये साक्षी कब तक आ रही है? आरोही की तरफ देखते हुए दिशा कहती है, बस अभी 10 बजे तक पहुंच जाएगी। आरोही भी मुस्कुराकर उत्साहित होकर कहती है, वाओ नाइस, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूं ना अपनी साक्षी से मिलने के लिए। फिर कुछ सोचते हुए दिशा कहती है, आरोही तुम साक्षी से लास्ट टाइम कब मिली थी? आरोही ने कहा, लास्ट ईयर लंदन में मेरे बर्थडे पर मिले थे हम, फिर दोबारा कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, तब तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। चलो इसी बहाने तुम साक्षी से तो मिल लोगी। एक तरफ जहां दिशा और आरोही साक्षी के बारे में बात करके खूब ठहाके लगाती हैं, तो वहीं वेद अपनी नींद पूरी करके फ्रेश होकर हॉल की तरफ बढ़ता है और किसी सर्वेंट से पूछता है कि आपने कहीं दिशा को देखा है? और ये अक्षय भी कहीं नजर नहीं आ रहा। नौकर ने बताया, जी वो अक्षय बाबा तो यहीं कहीं होंगे, मगर दिशा बाईसा नीचे हॉल में बैठी हुई हैं अपनी किसी सहेली के साथ। वेद ने खुश होते हुए कहा। ओह थैंक यू सो मच। नौकर वहां से चला जाता है, लेकिन वेद एक अजीब सी सोच में पड़ जाता है कि कौन होगी वो दिशा की सहेली। वो गिरगिट आरोही या वो छिपकली साक्षी तो नहीं। मगर अक्षय ने वेद और उस नौकर से पूरी बात सुन ली थी और वो समझ गया था कि अगर अभी उसने वेद को नीचे हॉल में जाने से नहीं रोका तो ये डफर फिर कोई ना कोई रायता जरूर फैलाएगा और फिर उसका और दिशा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए वो तेजी से दौड़ते हाँफते हुए वेद के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। अब शुरू होता है यहां से अक्षय का प्लान ए। अक्षय से अलग होते हुए वेद थोड़ा असमंजस होते हुए कहता है, अक्षय, ये कौन सा तरीका है यार सुबह सुबह मुझे परेशान करने का? वेद के पूछने पर अक्षय ने उल्टा उसी से सवाल करते हुए पूछा, वैसे तू कहाँ जा रहा है? वेद जवाब देते हुए बोला, नीचे हॉल में जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? अक्षय घबराकर हंसते हुए कहता है, वेद मेरे भाई, नीचे हॉल में क्या करेगा तू जाकर? वैसे भी वहाँ औरतों वाली कोई रस्म चल रही है, तो यहीं वेट करना रस्म खत्म होने का। रस्म? और कौन सी रस्म जिसमें लड़कों का आना मना है? तुझे रुकना है यहाँ तो तू रुक, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहते ही वेद जल्दी जल्दी सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे हॉल में आ जाता है, पर उसके पीछे पीछे उसे रोकते हुए अक्षय भी वहां पहुंच जाता है। मगर जब वेद और अक्षय सामने हॉल में आते हैं तब वहां कोई नहीं था, क्योंकि वेद के आने से पहले ही दिशा किसी बहाने से आरोही को लेकर निकल जाती है। अक्षय अब स्ट्रेस फ्री होता है और वेद के मन को भी ठंडक मिलती है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं नीचे आरोही तो नहीं है ना। पर वेद इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे यहाँ तो दिशा थी ना, कहाँ गई वो? अभी यहीं थी ना? अक्षय हंसते हुए कहता है और वेद को बड़े प्यार से गले लगाकर हंसते हुए कहा, अबे डफर, मैंने तेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक खेला तुझे परेशान करने के लिए। अक्षय के इस प्रैंक पर वेद को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो भी हंसते हुए कहने लगा, साले साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई बात नहीं, जब मैं तेरे साथ प्रैंक खेलूंगा बस तू देखता जा। नौटंकी कहीं का, तेरा ये ड्रामा करने की आदत कभी नहीं जाएगी। अक्षय और वेद एक बार फिर खुश होकर गले मिलते हैं और अक्षय सोचने लगता है, अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही दिशा को मैसेज कर दिया था कि वेद नीचे हॉल में आ रहा है, और वो तुरंत ही आरोही को किसी बहाने से मार्केट ले गई। वेद ने फिर अक्षय से पूछा, ये तेरी होने वाली दुल्हनिया कहाँ है? वेद छोड़ना यार, अब तू तो जानता ही है कि आजकल की लड़कियां अपनी शादी को लेकर कितनी पागल हो जाती हैं, और मेरी दिशा भी कुछ ऐसी ही है। शायद वो पार्लर गई होगी। इसके बाद अक्षय और वेद दोनों बाहर लॉन में जाते हैं और वहीं बैठकर चाय पीते हैं। दिशा को जैसी ही किसी तूफान यानी कि वेद के नीचे हॉल में आने की सूचना मिली तो वो तुरंत आरोही को ये बहाना बनाकर मार्केट में ले आई कि उसे श्री गणेश पूजा के लिए जरूरी सामग्री खरीदनी है। पूजा की सारी सामग्री खरीदने के बाद दिशा और आरोही वापस रेस्टोरेंट जाती हैं। तभी चुपके से वो अक्षय को मैसेज कर देती है कि अक्षय, वी आर कमिंग बैक, सो दिस टाइम यू हैव टू मैनेज ऑल सिचुएशन। दिशा का मैसेज पढ़ते ही अक्षय अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अरे बाप रे। वेद उस समय चाय पी रहा था, पर अक्षय के चिल्लाते ही उसकी चाय सरक गई और वो कहता है उससे, अब तुझे क्या हुआ दूल्हे राजा? कुछ नहीं, तू मेरे साथ मार्केट चलेगा यार, अभी तक मेरी शेरवानी की डिलीवरी नहीं हुई। वेद ने अक्षय को एक टिप मारते हुए कहा, शादी करने जा रहे हो लेकिन जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज जैसी है नहीं तुम में। चल ले आते हैं तेरी शेरवानी, चल।
अक्षय अपनी हंसी को दबाते हुए मन में सोचता है। अच्छा हुआ ये डफर मेरे प्लान में फंस गया। अक्षय अपनी बाइक स्टार्ट करता है, वेद को अपने पीछे बैठाकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। इधर दिशा और आरोही भी रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। थोड़ा आराम करने के बाद दिशा और आरोही शादी की दूसरी तैयारियों में लग जाती हैं। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि भाई साहब, वो आपकी दोस्त साक्षी आ गई है। वाओ, साक्षी भी आ गई, बस अब वो अर्नव भी आ जाए। दिशा खुशी से झूमते हुए कहती है। दिशा की तरफ देखते हुए आरोही उससे कहती है। व्हाट? तूने कुछ कहा दिशु? दिशा मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं, अब चलोगे भी? साक्षी बाहर हमारा वेट कर रही होगी। खैर, दिशा और आरोही बाहर आते हैं और वे दोनों साक्षी से इतने सालों के बाद मिलकर बहुत खुश होती है और साक्षी भी बहुत खुश होती है आरोही और दिशा से मिलकर। साक्षी, अब तक तो आप सबसे मिल चुके हैं, तो आइए अब आपको मिलवाते हैं साक्षी पारिख से। पेशे से साक्षी एक गायनेकोलॉजिस्ट है और वो आजकल मुंबई के हंसाबेन हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। साक्षी रेबल्स बडीज ग्रुप की सबसे समझदार, होशियार और चुलबुली लड़की हैं। जब कभी ग्रुप में किसी की फाइट होती थी तो साक्षी अपनी समझ और सूझबूझ से सबका झगड़ा सॉल्व कराती थी। साक्षी आरोही की बचपन की दोस्त है जो उससे बहुत प्यार करती है। साक्षी दिशा को गले लगाकर बोलती है, डोंट वरी दिशु, मैं आ गई हूं ना। अब तुम देखना कि कैसे हम तीनों मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। फिर दिशा साक्षी को अंदर की तरफ लेकर आती है। आरोही अभी भी साक्षी को देख ही रही होती है। यूं तो आरोही और साक्षी 1 साल बाद मिल रही हों, पर उनके लिए मानो 1 साल 10 साल के बराबर हो। आरोही लगातार साक्षी को बस देखे ही जा रही थी और उसकी ये खुशी उसकी आंखों से मोती बनकर निकल रहे थे। साक्षी गुलाबी रंग की अपर लोअर लॉन्ग कुर्ती और ब्लू डेनिम जीन्स में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रंग गोरा, होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल, बाल लंबे और खुले हैं। साक्षी आरोही के पास आती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बस अब तो मुझे ही देखती रहेगी या मेरे गले भी लगेगी। एक पल भी गंवाए बिना आरोही तुरंत अपनी बचपन की दोस्त साक्षी से गले लगकर भावुक होने लगी। तभी दिशा उन दोनों के बीच में टोकते हुए कहती है, अरे ओ देवियो, अब जब तुम्हारा ये भरत मिलाप हो जाए ना तो कृपया करके अंदर आ जाइएगा, नहीं तो यहीं खड़े खड़े तुम दोनों धूप में जलकर तप जाओगे। दिशा रिजॉर्ट के अंदर चली जाती है और एक नौकर से कहकर साक्षी का सामान एक दूसरे गेस्ट रूम में रखवाती है। साक्षी दिशा की मम्मी और उसकी काकी से मिलती है और उन्हें मिठाई का डिब्बा देती है। मिठाई का डिब्बा लेते हुए दिशा की मम्मी वैष्णवी जी बोलती हैं, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? आप मुंबई से यहाँ शादी में आए हैं, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। वैष्णवी जी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं आंटी, ऐसा करके मुझे छोटा मत करिए। वैसे भी मेरी राजपूत सहेली दिशा की शादी है, तो क्या खाली हाथ आना अच्छा लगता? वैष्णवी जी कहती हैं, दिशा बेटा, आप आरोही और साक्षी के साथ जाइए और खूब बातें कीजिए, तब तक हम आप सबके लिए चाय भिजवाते हैं। दिशा साक्षी को लेकर उसी कमरे में आती है जिस कमरे में आरोही का सामान था। फिर तीनों सहेलियां चाय पीते हुए खूब बातें करती हैं। बातों ही बातों में दिशा हार्वर्ड का जिक्र करना नहीं भूलती थी और आरोही उतनी ही बार झेप जाती थी। तभी दिशा का फोन रिंग करता है और फोन को देखते हुए कहती है, गाइस, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर में। दिशा फोन पर अक्षय से बात करते हुए कहती है, या अक्षय, तुमने उस डफर को तो उलझाए रखा है ना, वैसे तुम उस डफर के साथ हो कहाँ? अक्षय ने कहा। हम एक मॉल में आए हैं, डोंट वरी, उस डफर को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। दिशा मुस्कुराकर कहने लगी, दैट्स गुड यार। वेल, अब साक्षी भी आ गई है, सो चिल। अक्षय खुशी से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रियली? साक्षी भी आ गई? चलो, मतलब हमारी टेंशन खत्म, बिकॉज उसे तो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। दिशा ने हामी भरते हुए जवाब दिया। और अब इस प्लान को पूरा करने में वो भी हमारे साथ है। अक्षय ने फिर धीरे से बोला, दिशा, मैं कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि वेद चेंजिंग रूम से कभी भी बाहर आ सकता है, और हाँ, हम वहां आ रहे हैं, तो इस बार सब कुछ तुम हैंडल करोगी। चलो ठीक है तब, पर अक्षय, हमारा प्लान तो सक्सेस होगा ना? तभी दिशा के पीछे से किसी की आवाज आती है। कौन सा प्लान दिशु? आरोही दिशा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है। आरोही की आवाज सुनकर दिशा हैरान परेशान हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो दरअसल प्लान ये है, मैं और अक्षय सोच रहे थे कि आज रात का मूवी का प्लान बनाएं। दिशा बहुत ही डरते डरते अपनी बात खत्म करती है, पर आरोही को उसकी बात सुनकर इतनी हंसी आई कि वो उसे रोक ना पाई और कहने लगी, व्हाट? मूवी? ओह माय गॉड, तुम ना मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती हो दिशा। दिशा एक गहरी सांस लेती है और ये सोचती है,
चलो बच गए। अच्छा हुआ जो मूवी की बात याद आ गई, वरना मैं तो पकड़ी जाती। दिशा आरोही को लेकर अंदर रूम में आती है। फिर तीनों सहेलियां वहीं रूम में ही बैठकर खाना खाती हैं और फिर खाना खाकर तीनों लड़कियां वहीं आराम करने लग जाती हैं। आरोही भी इन 2 दिनों से काफी थकी हुई थी, तो उसने भी रेस्ट करना ही चाहा। लगभग दोपहर के 2 बजे तक वेद भी अक्षय के साथ रेस्टोरेंट वापस आ गया था। अक्षय तो काफी थका हुआ था, तो वो एक हॉल में ही सोफे पर आकर लेट गया। मगर वेद को नींद कहां आने वाली थी। उसे तो रेस्टोरेंट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो अच्छी तरह से चेक जो करना था, तो वो वहीं 2nd फ्लोर की बालकनी में खड़ा होकर सेल्फी लेने लगा। अब जब वेद पूरी तरह अकेला था, तो वो कुछ ना कुछ तो अजीब हरकतें करेगा ही, जिससे बस रायता ही फैले। 2 दिन की थकान की वजह से आरोही आज चैन की नींद ले रही थी, मगर तभी फोन के बार बार रिंग करने की वजह से उसकी नींद टूट गई। कॉल डॉक्टर डिसूजा का था, तो आरोही ने झट से कॉल उठाया, मगर कमरे में नेटवर्क ना होने के कारण वो बाहर लॉन में आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ वेद ऊपर की बालकनी में खड़ा होकर सेल्फी ले ही रहा था, और वहीं आरोही भी लॉन में थी। मगर न तो वेद की नजर आरोही पर पड़ी और न ही आरोही की नजर वेद पर पड़ी। वेद हर एक एंगल से तरह तरह के पोज बनाकर सेल्फी ले ही रहा था कि तभी उसका फोन नीचे लॉन में गिर गया। वेद अपना फोन लेने के लिए नीचे लॉन की तरफ दौड़ते दौड़ते भागा। तभी आरोही की नजर वेद की गिरी हुई फोन पर गई। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी झटके से आकर वेद ने अपना फोन आरोही के उठाने से पहले ही ले लिया। फोन उठाने के बाद वेद और आरोही आमने सामने थे, करीब 4 सालों के बाद। आरोही को अपने सामने यूं अचानक देखकर वेद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरोही उसके सामने है, और आरोही भी वेद को इस तरह अचानक देखकर चौंक जाती है। उसके बदले हुए रूप को देखकर वेद और भी बहुत हैरान होता है कि ये वही आरोही है जो कल तक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, और आज वो इतनी चेंज हो गई है कि खुद वेद भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। वेद को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ आरोही ही थी। आरोही तो ये बात जानती ही थी कि दिशा और अक्षय की शादी में वेद भी आने वाला है, मगर वेद, उसे तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि आरोही भी इस शादी में आने वाली थी। आरोही सिर्फ वेद को घूर रही थी और अपनी नजरें भी चुरा रही थी उससे। वेद इधर उधर देखते हुए मुंह बनाकर खूब जोर से चिल्लाया, अक्षय, दिशा, जल्दी आओ बाहर लॉन में। इधर वेद की आवाज सुनकर अक्षय की नींद खुल गई, तो वहीं दिशा और साक्षी भी घबरा जाती हैं। फिर तीनों जल्दी से दौड़कर लॉन में आते हैं। अक्षय और दिशा अपने आसपास वेद और आरोही को न देखकर बहुत घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि लगता है रायता फैल गया। अब वेद और आरोही एक दूसरे के आमने सामने थे। जितना गुस्सा आरोही को आ रहा था वेद को देखकर, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा वेद को आ रहा था। वेद ने आरोही को घूरते हुए कहा, तुम क्रिकेट, तुम यहां क्या करने आई हो इस शादी में? तुम्हें पता नहीं था कि ये मेरे दोस्तों की शादी है? इतना सुनते ही आरोही को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और इधर हाफते दौड़ते हुए साक्षी, दिशा और अक्षय भी लॉन में पहुंच जाते हैं। वेद की आंखों में नफरत की आग पनप रही थी, और उसकी बात सुनते ही आरोही को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वेद की ओर देखकर आरोही गुस्से में उसे तेवर दिखाते हुए बोली, वाओ, तो तुम भी आ गए। नॉट बैड वेद, आई नो दैट तुम भी इस शादी में आ रहे हो, बट इतनी जल्दी आ जाओगे इस शादी में, ये मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड यू मिस्टर वेद शर्मा, दिशा और अक्षय मेरे भी फ्रेंड्स हैं। वेद गुस्से से आरोही की ओर देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है जिस तरह से आरोही उसे टेढ़ा जवाब दे रही थी। आरोही कुटिल भाव में मुस्कुराते हुए बोली, वेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त जैसे सो कॉल्ड भाई ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया हो। वैसे भी तुम हो ही पनौती। आरोही के इस ताने पर वेद को इतना गुस्सा आया कि उससे रहा नहीं गया, और आरोही पर चिल्लाते हुए कहा, आरोही, माइंड योर लैंग्वेज। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, समझी तुम? और वैसे भी अक्षय और दिशा मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, समझी तुम? और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मैं पनौती हूं? अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए वेद भावुक होते हुए बोला, और तुम तो वो क्रिकेट हो, जब हम फ्रेंड्स को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने अपने उस कमीने दोस्त भवेश का साथ दिया। दिशा, अक्षय और साक्षी उन्हें शांत कराने की कोशिश करती, मगर हर बार उल्टे उन्हीं को ही चुप करा दिया जाता है। पर तभी साक्षी वेद के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। वेद, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना यार, और अब सब कुछ नए सिरे से फिर से स्टार्ट करते हैं ना। अक्षय, साक्षी और मैं है ना, सब ठीक कर देंगे यार। फिलहाल तुम अभी शांत हो जाओ प्लीज। साक्षी के समझाने पर वेद चिढ़ और उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए गुस्से में बोला, ओहो,
गिरगिट की सहेली छिपकली, तुम भी यहाँ हो। अनएक्सपेक्टेड, मतलब तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। साक्षी अपनी कोशिश जारी रखती है वेद के गुस्से को शांत करने की, पर वेद इतना बौखलाया हुआ था कि इस वक्त तो कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था और साक्षी पर नाराज होते हुए बोला, एक और बात, मिस साक्षी पारेख, न तुम मेरे कोई दोस्त हो और ना ही मैं तुम्हारा कोई यार वार, समझे तुम? तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था वो उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने इस धोखेबाज लड़की आरोही का साथ दिया था। अक्षय और दिशा वेद को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा और नए सिरे से स्टार्ट करने को कहते हैं, पर वेद उन दोनों की किसी भी बात को नहीं सुनता और अब उसे ये भी समझ में आने लगा था कि क्यों अक्षय उसे कभी जयपुर तो कभी मॉल घुमा रहा था, जिससे उसे आरोही के आने की खबर न मिल पाए। अपने दोस्तों से मिले इस धोखे से वेद दुखी हो गया और नाराज होकर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी आरोही गुस्से में वेद की पीठ पर जोर से एक पंच मारती है। वेद बहुत चिढ़ गया और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, आरोही, तुमने मुझे पंच क्यों मारा? अब इसका बदला मैं तुम्हारी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट को खराब करके लूंगा, फिर लगोगी तुम बिल्कुल बंदरिया। वेद की बात सुनकर आरोही बहुत चिढ़ी और उसे वार्निंग देते हुए बोली, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर वेद शर्मा, एंड ये तो मैंने एक छोटा सा पंच मारा था, मैंने तुम्हारी बदतमीजी का जवाब देने के लिए। इतना कहते ही आरोही वहां से जाने लगी, पर तभी वापस वेद की तरफ मुड़कर कहती है, लिसन, अगली बार हो सके तो मुझसे और साक्षी से दूर ही रहना, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम कहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल ना पहुंचा दूं। आरोही और साक्षी दोनों लॉन से निकलकर अंदर चली जाती हैं, मगर वेद को आरोही की तीखी और जहर जैसी बातों से बहुत दुख होता है और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दबाते हुए वहीं पेड़ पर एक पंच मार दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जो आरोही कल तक उसे अपना भाई मानती थी, पर आज वही आरोही उससे बदतमीजी से बात कर रही है। वेद वहीं नीचे घास पर बैठ जाता है और अपनी नम आंखों से कहता है, ये वही लड़की है आरोही। आई डोंट बिलीव, ये इतना कैसे बदल गई यार इन 4 सालों में। एक वक्त था जब कोई मुझे इतना सा भी कोई कह देता तो उससे मेरे लिए लड़ पड़ती थी, और आज ये मुझसे ही लड़ रही है। अक्षय और दिशा भी वेद की बात से सहमत होते हैं और उसे शांत कराने लगते हैं, पर वेद की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और रोते हुए ही वो कहता है, तुमने देखा ना आरोही की बातों में कितना जहर भरा हुआ था मेरे लिए। वो भाई जैसा प्यार करती थी मुझे। शायद मेरी ही गलती है जो मैं कभी उस लड़की आरोही का असली चेहरा नहीं देख पाया। अक्षय समझाने की कोशिश तो करता है, पर वेद इतना दुखी हो गया था आरोही के व्यवहार से कि वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। दिशा अपनी समझदारी दिखाती है और वेद को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। अरे, हम बडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड भटक जाए ना तो हम उसे सुधारें, ना कि हम उससे मुंह मोड़ लें। तो क्या तुम हमारा साथ दोगे आरोही को पुरानी वाली आरोही बनाने में? अपने आंसुओं को पोंछते हुए वेद कहता है, मुझे अब बिल्कुल साफ साफ समझ रहा है कि तुम दोनों क्या चाहते हो। वेद, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिशा समझाती हुई कहती है। आरोही को देखकर वेद जितना बुरा फील कर रहा था, उतना ही बुरा उसे इस बात के लिए भी लग रहा था कि उसके अपने फ्रेंड्स दिशा और अक्षय ने उससे ये बात छुपाई कि आरोही भी यहाँ आई हुई है, और उसे ये गलतफहमी होने लगती है कि उसके दोस्त उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वेद झल्लाते हुए दिशा और अक्षय से बोला, मुझे तुम दोनों की ना कोई बात सुननी है और ना ही कुछ समझना है। तुम दोनों की शादी होते ही वापस मुंबई चला जाऊंगा और कभी तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा। हटो मेरे रास्ते से। वेद वहां रिजॉर्ट से बाहर निकलकर चला जाता है और अब लॉन में अक्षय और दिशा ही रहते हैं। अक्षय ने गुस्से में एक पंच मारा पेड़ पे, फिर उसने पलटकर दिशा की तरफ गुस्सा करते हुए कहा, डैम इट, तुम क्या कर रही थी दिशा उस वक्त जब आरोही यहाँ लॉन में घूम रही थी? वो मेरी आंख लग गई थी उस वक्त, वरना आई स्वेयर मैं आरोही और वेद का आमना सामना रोक लेती, दिशा अपनी सफाई देते हुए कहती है। अक्षय गुस्सा हुआ और दिशा को सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, व्हाट? तुम सो रही थी? अब तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से वेद हमारी नींदें हराम करेगा। दिशा भी गुस्सा करते हुए अक्षय से बोली, पर तुम भी तो वेद को संभाल सकते थे ना जब वेद लॉन में जा रहा था। दिशा के चेहरे पर मायूसी देखकर अक्षय को बुरा लगा और बुरा फील करने लगा वो, क्योंकि उसे तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। दिशा को अपनी ओर खींचा और उसे मनाते हुए कहा, अच्छा तुम गुस्सा मत हो, और हम क्यों लड़े इन दोनों की वजह से? अगर हम ही इस तरह से लड़ेंगे तब तो उस डफर और गिरगिट ये दोनों तो विश्व युद्ध करने लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अब हमें अपने अगले प्लान के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, दिशा ने हामी भरते हुए कहा। पर अक्षय किसी सोच में डूब गया
शायद किसी बात को लेकर वो कुछ परेशान हो। और जब दिशा ने उससे उसके परेशान होने का कारण पूछा तो अक्षय शांत स्वर में बोला, दिशा वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो डफर अर्नव को सब कुछ ना बता दे, वरना हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। दिशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरती है और अक्षय को भरोसा दिलाते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो अक्षय, उस डफर को तो हम रोक लेंगे। देखे तो जरा कैसे वो अर्नव को सच बताता है। अपने इस आधे मिनट की कॉन्वर्सेशन से अक्षय और दिशा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अभी भी उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वेद नाराज होकर वापस मुंबई न चला जाए, पर उन्हें अपने डर से भी ज्यादा भरोसा था खुद पर कि वे सब कुछ सही कर देंगे। उन दोनों को आरोही का ध्यान आता है और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं। अपने रूम में वापस आकर आरोही बहुत ज्यादा टेंस नजर आती है और लेफ्ट राइट के चक्कर लगाने लगती है। साक्षी आरोही के इस बर्ताव को देखकर बहुत हैरान होती है और वो उसे ताना मारते हुए कहती है, Why are you so tensed, आरोही? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वेद को तुमने उसकी औकात याद दिला दी। फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो आरोही? साक्षी की बात से आरोही अपनी नजरें चुराने लगती है और जो कुछ हुआ उन बातों को याद करके आरोही चिढ़कर कहती है, आई एम टेलिंग यू साक्षी, मैं उस इडियट के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वो क्या करता है क्या नहीं, आई डोंट केयर फॉर हिम। साक्षी जानती थी आरोही अपने अतीत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी दोस्त को अभी भी वेद के लिए फिक्र है। आरोही विंडो के पास खड़ी होकर सामने ढलते हुए सूरज को देखने लगती है। साक्षी उसके पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे बात समझाते हुए कहती है, आरोही ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने वेद के साथ जो किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मजबूरी थी, पर क्या तुम मेरे लिए उन पुरानी बातों को भूलकर वेद की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकती हो? वेद से दोस्ती करने की बात पर आरोही घबरा गई और उसके माथे पर पसीना नजर आने लगा। वो किसी भी हालत में अब वेद से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने दोस्ती की तो अर्नव और वेद दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। साक्षी की बात पर आरोही चौंकते हुए झुंझलाकर बोली, What? Do you have sense? दोस्ती का हाथ और वो भी वेद से, जिसे सही गलत दिखाई ही नहीं देता, तो फिर क्यों मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता रखूं? साक्षी बस कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आरोही और वेद में दोस्ती हो जाए, क्योंकि इनकी दोस्ती से बडीज एक बार फिर से मजबूत हो जाएंगे और अर्नव को भी आरोही के साथ पैचअप करने के लिए मनाना आसान हो जाएगा। साक्षी उसे वेद के साथ दोबारा दोस्ती करने के लिए समझाते हुए बोली, पर आरोही तुम एक बार ठंडे दिमाग से वेद से बात करके तो देखो यार, शायद वो सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ कर दे और फिर देखना वेद ही होगा वो जो तुम्हारा और अर्नव का पैचअप भी करा देगा। पर आरोही ना तो वेद से दोस्ती करने के मूड में थी और अर्नव के बारे में तो वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। उसे साक्षी की बात पर हंसी आ गई और झुंझलाकर वो बोली, आई थिंक तुमने ठीक से सुना नहीं है साक्षी, मुझे उस वेद और उसके उस सो कॉल्ड दोस्त अर्नव से कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ मैं, और अब ना ही मेरे दिल में अर्नव के लिए कोई जगह बची है, समझी तुम? आरोही की बात सुनकर साक्षी अब और भी परेशान होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि आरोही भले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और आजकल लंदन में अकेले रहने के कारण वो बहुत परेशान भी रहती है। आरोही इतनी परेशान हो गई थी उसकी बातों से कि वो अब किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए ऊपर टेरेस पर चली गई। आरोही के जाने के बाद साक्षी दिशा के पास आती है और वो दिशा और अक्षय बाहर लॉन में बैठकर अपने मिशन पर डिस्कस कर रहे थे। वे तीनों अर्नव के न आने से परेशान थे और अब अर्नव को जयपुर बुलाने के लिए प्लान बनाने लगे। गाइस मेरी एक बात सुनो, हमारा ये प्लान ना तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि अर्नव यहाँ पर नहीं आता। साक्षी परेशान होते हुए बोली। साक्षी की बात से दिशा और अक्षय दोनों ही सहमत थे, तो दिशा उसकी बात पर सहमत होते हुए बोली, अरे साक्षी, अर्नव को तो अब यहाँ किसी भी कीमत पर आना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो वहीं उधर अक्षय के होश ही उड़े हुए थे। मन उसका कुछ परेशान सा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वेद और आरोही के बीच की टेंशन कम हो और दोनों फिर से दोस्त हो जाएं। अक्षय को परेशान देखकर दिशा उससे कारण पूछने लगी, तो अक्षय ने टेबल पर एक पंच मारते हुए कहा, इन दोनों मुंह बोले भाई बहन वेद और आरोही ने मेरा दिमाग ही खराब करके रखा है। एक डफर है तो दूसरी उससे भी बड़ी महाडफर। अक्षय की बात से दिशा भी थोड़ी सी परेशान हुई। तब साक्षी उन दोनों को समझाते हुए बोली, जस्ट कूल गाइस, सब ठीक हो जाएगा, बस खुद पर भरोसा रखो। अक्षय, दिशा और साक्षी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वेद अपने हाथ में कुछ लिए हुए आता है। उसे देखकर वे तीनों खुश हो जाते हैं और झट से उसके पास आते हैं। साक्षी वेद के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे उसका हालचाल पूछती है, मगर वेद के दिल में साक्षी के लिए अपार नफरत भरी हुई थी। उसने साक्षी का हाथ अपने कंधे पर से हटाया और शांत स्वर में कहा,
साक्षी, क्या तुम थोड़ी देर हम तीनों को अकेले छोड़ सकती हो? वेद के दिल में अपने लिए नाराजगी देखकर साक्षी मायूस हो जाती है और दुखी होते हुए कहती है, पर वेद, मैं भी तो तुम सबकी दोस्त हूं ना। जवाब में वेद ने चिल्लाते हुए कहा, नो, तुम हमारी दोस्त नहीं हो। मेरी तुमसे दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने उस गद्दार लड़की का साथ दिया था। इसलिए प्लीज जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वेद के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखकर साक्षी का तो जैसे दिल ही टूट गया और आंखें आंसुओं से भर गईं। दिशा और अक्षय साक्षी को वहां से जाने के लिए इशारा करते हैं। साक्षी अपने आंसुओं को समेटकर दबी हुई कदमों से वहां से चली जाती है और दूर खड़ी होकर वेद को देखती है। वेद दिशा और अक्षय से सॉरी बोलता है और कहता है, सॉरी यार, वो मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल दिया तुम दोनों को। तुम दोनों तो जानते ही हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं। वेद के वापस आ जाने से अक्षय टेंशन फ्री हो जाता है। उसने वेद के सिर पर एक टिप मारी और उसे चढ़ाते हुए कहा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम एक नंबर के डफर भी हो। ऐसे कोई बिना बताए कहीं जाता है क्या? वेद अक्षय को देखकर नाक सिकोड़ने लगा और तभी दिशा अपने दोस्त वेद के लिए फिक्र करते हुए बोली, तुम्हें पता भी क्या है वेद कि हम कितने परेशान हो रहे हैं तेरे लिए, और क्या है तेरे हाथ में। अपने बडीज दिशा और अक्षय को अपने लिए परेशान देखकर वेद उन्हें हंसाने के लिए अपने कान पकड़े और मजाकिया लहजे में सॉरी बोला। तभी दिशा ने ध्यान दिया कि वेद के दूसरे हाथ में कोई पैकेट है। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दिशा ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, तब वेद ने हंसकर कहा, अरे ये तो मैं तुम लोगों के लिए चाट लाया हूं। दिशा ये जानकर खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, चलो हम सब मिलकर डिनर खाएंगे। दिशा की बात पर वेद संदेह करते हुए बोला, सब? व्हाट डू यू मीन दिशा? बात ज्यादा बढ़ न जाए इसलिए अक्षय बात को संभालते हुए बोला, वेद, दिशा का मतलब था सिर्फ हम तीन यार, है ना दिशा? डिनर का टाइम हो गया था तो सारे फ्रेंड्स यानी कि दिशा, अक्षय, साक्षी, वेद और आरोही डिनर करने आ गए। वेद ने पूरी तरह इग्नोर किया आरोही और साक्षी को। वो वैसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो शाम को। तो वहीं दिशा ने वेद का लाया हुआ चाट सभी को दिया। साक्षी ने भी खाया, मगर आरोही ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि वो डिनर में इतना ऑयली फूड नहीं खाती। अक्षय भी डिनर करने के बाद अपने घर चला गया। अगले दिन फिर वेद और आरोही के बीच जमकर बहस हुई। अतीत में जो भी वेद और अर्नव के साथ हुआ था उसके कारण वो आरोही की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था और आरोही भी वेद को खूब सुनाती है। वो उसकी अजीबोगरीब हरकतों के लिए उसका खूब मजाक उड़ाती है। दिशा की मम्मी प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारियों के लिए उदयपुर जाती हैं तो वो अपने साथ आरोही और साक्षी को भी साथ चलने को कहती हैं। आरोही वैष्णवी जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस फ्री रहना चाहती थी जहां उसे परेशान करने के लिए कोई ना हो। आरोही ने साथ चलने के लिए हामी भरी और साक्षी को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। इधर वेद और आरोही के झगड़ों से दिशा बहुत परेशान थी और उदास बैठी थी तो अक्षय ने उसका मूड लाइट करने के लिए उसे रेस्टोरेंट के पास कॉफी शॉप ले गया। दिशा, रिलैक्स यार, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। अक्षय ने अपना हाथ दिशा के हाथ पर रखते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अक्षय। हमने जो कुछ भी सोचा है अपने बडीज के लिए वो जरूर पूरा होगा, देखना तुम। दिशा ने भी अपना हाथ अक्षय के हाथ पर रखते हुए कहा। उसने दिशा को तो समझा दिया था कि वो वेद और आरोही के बीच आई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा, पर अर्नव के न आने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और परेशान होते हुए दिशा से बोला, बट मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अर्नव को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो हमारी शादी में क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन दिशा मायूस होने लगी और उदासी होकर अक्षय से कहने लगी, अर्नव को तुमसे नहीं मुझसे शिकायत है, बिकॉज अभी भी मैं आरोही के टच में हूँ और हम दोनों अभी भी पहले की तरह ही अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन अब अर्नव का यहाँ जयपुर आना बहुत जरूरी हो गया है। अक्षय ने दिशा को पुरानी बातों को भूल जाने के लिए कहा और मुस्कुराने को बोला। अपने होने वाले पति की खुशी के लिए दिशा मुस्कुरा दी, पर अर्नव को लेकर अभी भी उसके मन में कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। दिशा का मूड लाइट करने के लिए अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि ठाकुर जी उसे मुंबई से उठाकर सीधे जयपुर पहुंचा दे। दिशा ने अक्षय की बात पर अपनी सहमति जताई और फिर वापस रिजॉर्ट चलने के लिए कहा। चलो अब रिजॉर्ट वापस चलते हैं, बिकॉज मामा, आरोही और साक्षी भी उदयपुर से वापस आ गए हैं। अरे हाँ, ओके, लेट्स गो। शाम होने लगी थी। आरोही और साक्षी भी वैष्णवी जी के साथ रेस्टोरेंट वापस आ गई थी तो साक्षी और वैष्णवी जी शाम के डिनर की तैयारी में लग जाती हैं, मगर आरोही काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वेद और साक्षी की वजह से। साक्षी उसे बार बार ये याद दिलाती थी
कि उसने जो कुछ भी किया था वेद को बचाने के लिए, तो वहीं वेद ने कोई कसर नहीं छोड़ा था आरोही को परेशान करने में। इन सब बातों ने आरोही को इतना परेशान किया कि उसने खुद को कमरे में लॉक करना ही ठीक समझा। अक्षय और दिशा कॉफी शॉप से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी अक्षय को किसी अपने के होने का एहसास होता है और मुड़कर देखता है तो उसे एक 26-27 साल का एक लड़का नजर आता है। अक्षय ठीक उससे दूर पीछे खड़ा रहता है और उसे लगा शायद वो अर्नव है। तभी अक्षय आवाज देते हुए कहता है, अर्नव तुम? लुक एट बैक। दिशा आश्चर्य होते हुए अक्षय से पूछती है, व्हाट? अर्नव कहाँ है? अक्षय भी दिशा को इशारा करते हुए बताता है और वो उस लड़के के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अर्नव तुम? अक्षय की आवाज सुनते ही वो लड़का पीछे मुड़ता है, मगर उस लड़के को देखकर दिशा और अक्षय हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं। यस, आपको कुछ काम था मुझसे? किसी दूसरे लड़के ने अक्षय और दिशा को हैरानी से देखते हुए पूछा, मगर अक्षय ने जिस आदमी को अर्नव समझा था वो तो कोई राहगीर निकला। अर्नव को न पाकर अक्षय उदास हो गया और अपना मन पसीजते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। आई थॉट कि आप मेरे दोस्त अर्नव हो। अक्षय उस लड़के से बात कर ही रहा होता है, तभी दिशा चौंक जाती है और अक्षय को इशारा करते हुए बताती है कि अक्षय, अरे वो देखो, अर्नव है वहाँ। नहीं दिशा, अर्नव कैसे हो सकता है? वो तो इस समय दिल्ली में बिजनेस डील कर रहा होगा। अक्षय ने बिना देखे ही उदास भाव से कहा। अरे तुम अपने लेफ्ट साइड में एक बार देखो तो सही। दिशा ने कहा। अक्षय ने जब मुड़कर देखा तो सामने अर्नव था। अर्नव को अपने सामने देखकर अक्षय को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लग रहा था मानो वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा हो और खुशी से आश्चर्यचकित होते हुए कहा, OMG! I don't believe! फाइनली अर्नव भी आ गया है। हाँ अक्षय, फाइनली अर्नव भी आ गया। अब देखना तुम कितना मजा आएगा। फाइनली अर्नव राय सिंघानिया भी जयपुर किसी तरह पहुंच ही गया। दिशा और अक्षय अपने बेस्ट बडी अर्नव से मिलते हैं और अर्नव भी अपने दिल की सारी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर दिशा और अक्षय को गले लगा लेता है। दिशा भी ये देखकर खुश हो जाती है कि अर्नव सारी पुरानी बातें भूल चुका है। अर्नव ने फॉर्मल ब्लैक सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, पर इन आंखों में बहुत सी छुपे हुए दर्द थे जो सिर्फ अर्नव और उसका दिल ही जानता था। अर्नव से मिलकर दिशा, अक्षय जहां खुश थे, वहीं वे दोनों हैरान भी थे ये सोचकर कि अर्नव तो किसी मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, तो फिर यहाँ जयपुर कैसे? अक्षय ने इस सवाल पर ज्यादा न सोचते हुए अर्नव से ही पूछना ठीक समझा। वेल अर्नव तो दिल्ली गया हुआ था ना, बिजनेस के सिलसिले में। अक्षय के इस सवाल पर अर्नव ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? मैं दिल्ली कब गया? तो वहीं दिशा भी हैरान हुई और हैरान होते हुए बोली, अच्छा वेद ने तो हमें बताया था कि तुम हमारी शादी में नहीं आओगे बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। अक्षय और दिशा के सवाल पर अर्नव हैरान तो हुआ ही, पर उसे इस बात पर हंसी भी खूब आई कि अक्षय और दिशा कितनी आसानी से वेद के प्रैंक में फंस गए, जबकि वे दोनों कितनी अच्छी तरह से वेद और उसके प्रैंक के किस्सों के बारे में जानते हैं। What the? Seriously? तुम लोग उस नौटंकी वेद की बातों में कब से विश्वास करने लगे? अर्नव ने हंसते हुए कहा, मतलब हम कुछ समझे नहीं। दिशा, अक्षय एक साथ हैरान होते हुए बोले। दिशा और अक्षय के चेहरे पर हैरानी देखकर अर्नव हंसा और मुस्कुराते हुए बोला, वेद ने तुम दोनों के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया। दिशा और वेद ये जानकर वेद के ऊपर थोड़ा गुस्सा हुए कि वेद उनके साथ अब तक प्रैंक खेल रहा था, और उन दोनों के पूछने पर अर्नव ने जवाब देते हुए कहा, ओह कम ऑन गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली। वैसे मेरी बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन दिल्ली में नहीं, मुंबई में थी। और दिशा, तुम बडीज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अर्नव की पूरी बात समझ आने के बाद दिशा और अक्षय खूब हंसे वेद के इस नटखटी हरकत पर, और ये देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए कि उनका पागल दोस्त वेद आज भी उतना ही नटखट है जितना कि पहले हुआ करता था। बड़े अरसे बाद जब स्कूल के 3 पुराने यार मिले तो उनकी खूब बातें हुई, और जो भी पुराने गिले शिकवे थे वे सभी दूर हो गए। अक्षय ने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी से अर्नव को अपने गले लगाया और उसे थपकी देते हुए बोला, एनीवे आई एम सो ग्लैड मेरा बेस्ट फ्रेंड अर्नव मेरी शादी में आ गया है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। तो अर्नव ने भी हंसकर दिशा और अक्षय से कहा, ओह कम ऑन, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, दुश्मन थोड़ी ना कि मैं तुम्हारी शादी में ना आऊं। इसके बाद दिशा और अक्षय अर्नव को अपने साथ लेकर रिजॉर्ट में आते हैं, और दिशा अपनी फैमिली से भी अर्नव को मिलवाती है। आज करीब 2 सालों के बाद अर्नव दिशा अक्षय से मिला था, और जब ये 3 पुराने दोस्त इकट्ठे हुए तो इनकी बातों में स्टीफेंस एकेडमी की यादें, जो कि इनका फॉर्मर स्कूल था, और वेद के ऊट पटांग कारनामों के किस्से थे। ये तीनों हॉल में वेद की बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां वेद उछल कूद करते हुए गाना गाते हुए, याहू याहू टुकड़ू टुकड़ू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,
हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। वेद को इस तरह पागलों की तरफ गाते हुए देखकर अक्षय दिशा का तो सर ही चकराने लगा और अर्नव को वेद की हरकत बड़ी अजीब लगी। वेद की अजीब हरकत देखकर अक्षय दिशा से कहता है, ओए, कहीं इस डफर को सदमा तो नहीं लग गया? लगता है बेचारे का दिमाग थोड़ा सटक गया है। अरे मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने एक्शन थ्रिलर फिल्म का चैनल चेंज करके ना कॉमेडी चैनल लगा दिया हो। दिशा ने धीमी आवाज में अर्नव से कहा। वेद को उछल कूद करते देख अर्नव थोड़ा परेशान तो हुआ, मगर अपने दोस्त के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे इस बात की तसल्ली भी मिल गई कि यहाँ सब ठीक है। जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। अर्नव ने वेद को रोकते हुए कहा, ओए कार्टून, कहाँ जा रहा है तू? हैं? ऐसे पागलों की तरह? अर्नव को सामने देखकर वेद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि वो जानता था कि अर्नव यहाँ शादी में जरूर आएगा, पर शादी से इतने दिन पहले ही वो यहाँ जयपुर आ जाएगा, इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। अर्नव मेरे भाई, कब आया तू? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है, पर तुम तो नहीं आने वाले थे ना। वेद ने एक सांस में अर्नव से सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन दिशा और अक्षय के सामने वेद अर्नव से ऐसे मिल रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। पर अर्नव अब सब समझ गया था कि इतनी देर से वेद उन्हें बस पोपट बना रहा था। तो अक्षय ने वेद के सिर पर एक टिप मारी और मजाकिया लहजे में नाराज होते हुए बोला, नौटंकी कहीं का। अर्नव ने हमें सब बता दिया है। साले तो हमारे साथ प्रैंक कर रहा था और हम समझ रहे थे कि तू मुझसे और दिशा से नाराज है। अक्षय की बात पर वेद जोर से हंसा और ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और जानबूझकर ताज्जुब होते हुए बोला, नाराज? वो भी मैं तुझसे? कब हुआ मैं नाराज? इधर अर्नव हैरत से अक्षय और दिशा को देखने लगा। जब उन दोनों ने वेद के नाराज होने की बात कही तब अर्नव को संदेह हुआ कि वेद ठीक तो है ना। दिशा आगे कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी अर्नव उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ा, एक मिनट दिशा, वेद तुम दोनों से नाराज है क्या किसी बात पर? अर्नव के सवाल करते ही दिशा और अक्षय डर जाते हैं और अपनी घबराहट को छुपाने के लिए हंसने लगते हैं। अक्षय मन ही मन खूब कोसने लगा वेद को और उसे आंख दिखाने के बाद उसके सिर पर एक टिप मारते हुए कहता है, अरे कुछ भी नहीं यार, इस डफर को तो बस मजाक करने की आदत है। अक्षय के जवाब देने के बाद दिशा भी सहमी सी आवाज में हाँ में हाँ मिलाती है। उन दोनों की लड़खड़ाती जुबान को देखकर अर्नव को ये बात समझने में 2 मिनट भी नहीं लगे कि उसके यहाँ आने से पहले कोई ना कोई गड़बड़ हुई जरूर है। तो वहीं दूसरी ओर वेद जानबूझकर अर्नव के सामने डरा सहमा सा दिखने लगा, जिससे वो अक्षय और दिशा की बैंड बजा सके। वो अभी तक उन दोनों से खफा था क्योंकि अक्षय और दिशा दोनों ने ही उसे बहुत गुमराह किया था। इधर अक्षय का माथा पसीने से लथपथ होने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेद अर्नव और आरोही के यहाँ होने की बात न बता दे। उन दोनों के डरे हुए चेहरे को देखकर अर्नव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वेद से पूछता है, कम ऑन वेद, टेल मी व्हाट हैपेंड? मगर वेद कुछ कहता कि उसके बोलने से पहले ही अक्षय परिस्थिति को संभालते हुए अर्नव से कहता है, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं यार, तुम इस डफर की बातों पर इतना मत ध्यान दिया करो, इसकी तो हर बात में मजाक करने की आदत है। अक्षय ने इस तरह वेद को अर्नव के सामने मुंह खोलने से रोक तो लिया था, पर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था कि कहीं वेद कोई गड़बड़ न कर दे। और अक्षय के इस डर का बाखूबी फायदा उठाते हुए वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय तू डर मत यार, बता देना भाई मेरे यहाँ आने पर किस तरह का स्वागत किया था तुम लोगों ने मेरा, हा? और कौन कौन सी बातें तुम दोनों ने मुझसे छुपाई हैं? टेल मी, कौन सा सच छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अर्नव ने बहुत सख्त होकर दिशा और अक्षय से सवाल किया। अर्नव के इस सवाल से मानो दिशा और अक्षय को जैसे सांप ही सूंघ गया हो। ऐसा लग रहा था उन्हें कि अब तो उनके प्राण ही गए। अर्नव एक बार फिर उन दोनों से सख्त आवाज में पूछता है, आंसर मी डैम इट। दिशा और अक्षय के डरे हुए चेहरे को देखकर वेद बहुत खुश हुआ। उसे बड़ा मजा आ रहा था ये देखकर। अब अर्नव अपनी सख्त आवाज में दिशा और अक्षय से सच जानने की कोशिश कर रहा था। अपने मन में सोचते हुए वेद ने कुटिल भाव से मुस्कुराते हुए कहा, और करो मेरे साथ प्रैंक, आए बड़े मुझसे, यानी कि द ग्रेट प्रैंकस्टर ऑफ स्टीवेंस से प्रैंक करने वाले। अब आएगा ना मजा। इधर अर्नव के पूछने पर दिशा घबरा गई तो अक्षय ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, वो एक्चुअली अर्नव, हम मैं और दिशा वेद को बस ऐसे ही परेशान कर रहे थे। जब अक्षय ने सिचुएशन को संभाला तब दिशा को बहुत राहत मिली और उसका एनर्जी लेवल फिर से तरोताजा हो गया। उसने वेद के सिर पर हल्की सी टिप मारी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अर्नव, ये वेद तो ऐसे ही ऊट-पटांग हरकतें करता रहता है। सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन जयपुर की सर्द गुलाबी मौसम की वजह से अर्नव काफी थक गया था। वो कुछ देर रिलैक्स करना चाहता था। अर्नव ने रूम के लिए पूछा तो वेद आगे बढ़कर उसे अपने साथ ऊपर 2nd फ्लोर पर ले जाने लगा। अक्षय ने काफी कोशिश की कि वो भी उन दोनों के साथ चले, जिससे अर्नव को अभी ये पता न चल पाए कि आरोही भी यहाँ आई हुई है। मगर वेद ने बड़ी चालाकी से अक्षय को अपने साथ आने से रोक दिया। अर्नव और वेद के जाने के बाद दिशा को अक्षय से बात करने का मौका मिल गया तो उसने घबराई हुई आवाज में अक्षय से पूछा, अक्षय अब क्या होगा? अर्नव तो उसी फ्लोर की तरफ जा रहा है जिस फ्लोर पर आरोही का रूम है। अगर कहीं ये दोनों टकरा गए तो? दिशा इस बात से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि अगर गलती से भी अर्नव और आरोही का सामना हुआ तब तूफान नहीं
भूकंप आएगा, इसलिए दिशा रोकना चाहती थी अर्नव को, जिससे कि वो आने वाले भूकंप को समय रहते रोक पाए। लेकिन अक्षय बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और यही बात वो दिशा को भी समझाते हुए बोला। दिशा, आई थिंक ये मैटर फिलहाल के लिए इन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर इनकी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा होगा तो फिर इन्हें हम क्या, कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता है। अक्षय के समझाने के बाद दिशा थोड़ी रिलैक्स हुई और शांत स्वर में अक्षय की बात पर अमल करते हुए बोली, आई थिंक यू आर राइट अक्षय, मैं ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगी थी। अब देखो ना, किस्मत उन दोनों को यहाँ तक ले ही आई है, तो आज नहीं तो कल ये दोनों अपने मनमुटाव भूलकर एक दूसरे को अपना ही लेंगे, है ना अक्षय। दूसरी तरफ अर्नव वेद के साथ उसी फ्लोर पर आता है जिस फ्लोर पर आरोही को रूम दिया गया है। अपने रूम में आरोही बैठी होती है और उस वक्त वो कोई नावल पढ़ रही होती है कि अचानक उसे कुछ महसूस होता है। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं। इधर अर्नव जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ाता है, आरोही के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगती है। उसका मन अजीब से घबरा रहा है। वो खुद नहीं जान पा रही थी कि अचानक क्या हो रहा था। अर्नव जैसे ही आरोही के रूम से होकर गुजरा तो आरोही की धड़कनें और तेज हो गई और उसे लग रहा था कि जैसे उसका दिल किसी को आवाज दे रहा हो। लेकिन जब तक वो अपने रूम से बाहर आती है तब तक अर्नव उसकी नजरों से ओझल होकर बगल वाले रूम में चला जाता है। जब आरोही वहां से मुड़कर वापस अपने रूम में जा रही होती है तब अर्नव को भी एक अजीब सा एहसास होने लगता है और उसका दिल भी बड़ी जोर से धड़कने लगता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसके और वेद के अलावा और कोई नहीं होता है। अर्नव ने वेद से कहा कि वो बस फ्रेश होकर थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा और उसे नीचे अक्षय के पास जाने को कहा। वेद के जाने के बाद अर्नव भी फ्रेश होने चला जाता है और इधर आरोही का मन बेचैनी और घबराहट की वजह से एक बार फिर अशांत हो गया। उसे बस अर्नव की ही याद सता रही थी। थोड़ी देर बाद लॉन में बैठकर स्कूल के 4 पुराने यार अर्नव, वेद, दिशा और अक्षय खूब बातें करते हैं। उनकी बातों में कभी स्टीवंस के प्रैंक के किस्से तो कभी हार्वर्ड की बातें ही शामिल थीं। लेकिन इन बातों के बीच दिशा आरोही का जिक्र करना नहीं भूलती। पर अर्नव उसे यह कहकर चुप करा देता था कि हमें अब पुरानी चीजें, फालतू लोगों और उनकी बेकार की बातों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना चाहिए। इसी बीच तभी अर्नव का फोन रिंग करने लगता है। लेकिन बडीज की शोरगुल और नेटवर्क न होने की वजह से अर्नव वहां से यह कहकर चला जाता है कि गाइज डू कंटिन्यू इट, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूं। अर्नव बाहर पूल साइड पर आता है यह सोचकर कि शायद उसे यहां नेटवर्क मिल जाए। अर्नव हेलो हेलो कहता है मगर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती है और यहां से दिशा, अक्षय और वेद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर के बाद अर्नव को कहीं जाकर नेटवर्क मिलता है तो वो फोन पर बात करने लग जाता है। फोन पर अर्नव बात कर ही रहा होता है तभी पूल के पानी की बूंदों में कुछ छींटे उसके चेहरे को बार बार भिगो रही थी और वो भी तो पूल के बिल्कुल नजदीक ही खड़ा था। जब बार बार पानी की छींटे उसके चेहरे और कपड़े पर पड़ रही थी तो अर्नव पीछे पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि पूल में कोई और लड़की नहीं बल्कि आरोही थी। अर्नव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आरोही को वो कभी जानता था उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं थी और आज ये इतनी कॉन्फिडेंटली स्विमिंग कर रही है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन 4 सालों में आरोही इतनी बदल जाएगी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। आरोही को इस तरह देखकर यही सोचता है, अनबिलीवेबल, आई कांट बिलीव शी इज आरोही। इन 4 सालों में तुम बदल गई हो आरोही, तुम्हें स्विमिंग भी आ गई। स्विमिंग, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि आरोही को पहले स्विमिंग नहीं आती थी क्योंकि उसे पूल में जाने से डर लगता था। डरती थी वो कि अगर वो स्विमिंग पूल के अंदर गई तो कहीं डूब ना जाए। मगर अब वो बदल चुकी थी। उसने हर वो चीज सीखी जिसे करने में उसे पहले डर लगता था, जैसे स्विमिंग हो या बाइक चलाना या फिर सालसा डांस। इन सभी विधाओं में आरोही अब पारंगत हो चुकी थी और स्विमिंग तो इतना अच्छा कर लेती है कि कोई भी कह नहीं सकता कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता। वो जब कभी डिप्रेस होती या बहुत ही ज्यादा उसे स्ट्रेस होता तो वो स्विमिंग करके उस टेंशन को दूर करती थी। आरोही के बाहर आने से पहले अर्नव पूल के दूसरे साइड पर छुप गया था जिससे कि आरोही उसे देख ना पाए। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो लड़की शॉर्ट ड्रेस में स्विमिंग पूल में है ये वही लड़की है जो कभी शॉर्ट ड्रेस पहनने से तक कतराती थी पर आज उन शॉर्ट ड्रेस में कितनी कॉन्फिडेंट है। इन 4 सालों में कितना कुछ बदल जाता है। चीजें बदल जाती हैं, हमारी आदतें बदलने लगती हैं और यहां तक कि कुछ लोग ही बदल जाते हैं। उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है और दिन रात मेहनत करके आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। थोड़ी देर बाद आरोही पूल से बाहर आती है। उसने सफेद रंग की टॉप के साथ
हल्के बादामी रंग की शॉर्ट स्कर्ट पहन रखा था। इस शॉर्ट ड्रेस में आरोही बहुत ज्यादा ही खूबसूरत और मनमोहक लग रही थी। लेकिन जब वो पूल से बाहर आई तब उसे नहीं पता था कि उसके पीछे दूर खड़ा अर्नव उसे छिपकर देख रहा है। आरोही पूल के अब बाहर थी और बिल्कुल गीली, तो वहीं दूसरी ओर अर्नव बिना पलक झपकाए आरोही को देखे जा रहा था। अपने गीले बदन को सुखाने के लिए उसने जैसे ही टॉवल लिया तभी पीछे से अर्नव ताली बजाता हुआ आया और शांत स्वर में कहा, नॉट बैड मिस आरोही राजवंशी। आवाज सुनकर आरोही बिल्कुल डर जाती है और कांपने लगी। उसके नाजुक गुलाबी होंठ घबरा उठे। इस आवाज को सुनकर वो जान चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि अर्नव है। अर्नव को अपने इतने करीब आता हुआ देखकर आरोही की धड़कनें बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगती हैं। आंखों में कुछ नमी और जहन में बहुत से सवाल पनप रहे थे। करीब 4 सालों के बाद आरोही और अर्नव एक दूसरे से मिले थे और जब वे मिले तो एक दूसरे की आंखों और पुरानी यादों में जैसे खो ही गए थे। आरोही गुम होकर अर्नव को देखे जा रही थी और अर्नव भी बड़ी खामोश निगाहों से आरोही को देखे जा रहा था। पूल के बाहर अभी भी आरोही के गीले बालों और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। धीरे धीरे आरोही अपनी नजरें अर्नव से चुराने लगी थीं और अर्नव भी जो थोड़ी देर पहले उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था, अब उसकी भी आंखों में आरोही के लिए सिर्फ नफरत और गुस्से की आग ही दिख रहा था। इतने सालों के बाद अर्नव को सामने देखकर आरोही उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जैसे ही वहां से वापस अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसका पैर स्लिप हुआ और जैसे ही गिरने वाली थी कि अर्नव ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से कहीं खो गए थे। एक दूसरे में कहीं खोकर अर्नव और आरोही को वो हसीन पल, वो प्यार और वो लम्हे सब कुछ याद आने लगे जो कभी दोनों ने 4 साल पहले एक दूसरे की बाहों में साथ साथ गुजारे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद अर्नव की बाहों में आरोही अनकंफर्टेबल फील करने लगी और उसकी बाहों के घेरे से दूर जाने की कोशिश करने लगी। मगर आरोही उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती तो अर्नव उतनी जी तोड़ लगाकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता। अर्नव को अपने इतने करीब देखकर आरोही उसकी आंखों में अपने लिए प्यार तलाशने लगी। कुछ ही देर बाद आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अर्नव बस उसे देखता ही रह गया। आरोही के चेहरे पर खामोशी देखकर अर्नव भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता से उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और फिर उसने भी अपनी आंखें मूंद लीं। आरोही को एहसास हो रहा था कि अर्नव उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। अर्नव के सीने की गर्म सांसों के एहसास से आरोही पूरी तरह से कांप गई और मन में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। इन दोनों को देखकर तो बस यही लग रहा था कि जैसे ये 4 साल की दूरियों का फासला आज एक ही दिन में तय कर लेना है। वे दोनों अपने टूटे हुए दिल और उस प्यार को याद कर भावुक होने लगे जो कभी उनके बीच बेशुमार था। मगर अर्नव को 4 साल पहले वैलेंटाइन की वो काली रात याद किसी रील की तरह उसे अपने मनरूपी चलचित्र में नजर आने लगा। अतीत में गुजरी उस काली रात के याद आते ही अर्नव का मिजाज सख्त होने लगा और आंखें गुस्से से लाल हो उठी। बीते दिन किसी हथौड़े की तरह उसके सिर पर चोट करने लगे। तभी हवा का झोंका आया और अर्नव को अपने साथ 4 साल पीछे लंदन ले गया। 4 साल पहले लंदन में हार्वर्ड कॉलेज के कैंपस में वैलेंटाइन डे की पार्टी चल रही थी। पार्टी में सब कुछ था, सभी लड़के लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर ड्रिंक्स काउंटर पे अर्नव तन्हा बैठा हुआ था क्योंकि उसकी आरोही जो उसके पास नहीं थी, वो बहुत मिस कर रहा था अपनी आरोही को। अर्नव थोड़ा परेशान भी था आरोही के लिए क्योंकि आधे घंटे पहले उसने अर्नव को फोन कर कहा था कि वो पार्टी के लिए निकल गई है, बस रास्ते में ही है। लेकिन इस बात को गुजरे अब 1 घंटे से भी ज्यादा होने लगा मगर आरोही अभी तक पार्टी वेन्यू में नहीं आई। अब अर्नव को टेंशन होने लगी तो उसने आरोही को कॉल किया तो पता चलता है कि वो किसी लॉज में ठहरी है। ये बात अर्नव को उसी लॉज के मैनेजर से पता चलती है। कुछ देर बाद आरोही को ढूंढते हुए अर्नव अपने बडीज वेद, साक्षी, दिशा और अक्षय को साथ में लेकर लॉज में पहुंचता है। अर्नव उस लॉज में पहुंचा जहां बडीज देखते हैं कि आरोही उन्हीं के एक कॉलेज के लड़के के साथ एक बिस्तर पर एक साथ। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आरोही के बचपन का दोस्त भावेश था। जब अर्नव ने अपनी आरोही को किसी और की बाहों में देखा तो उसका खून खौलने लगा और उसने झट से जाकर भावेश को बेड पर से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर इस बात को लेकर उसके और आरोही के बीच जमकर बहस हुई।
आरोही अपनी सफाई पेश करती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ गईं कि उन्हें अपने रिश्ते को खत्म करना पड़ा। वैलेंटाइंस डे लवर्स की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, जहां इस दिन दो प्यार करने वाले अपने पार्टनर्स के साथ जीने मरने, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने की कसम खाते हैं। कहते हैं यह खूबसूरत दिन दो प्यार करने वालों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए यह खूबसूरत दिन अर्नव और आरोही की जिंदगी की सबसे बड़ी अमावस की रात बन गई। 14 फरवरी की रात के खत्म होने के साथ साथ उनका एक दूसरे के लिए प्यार, भरोसा और दोस्ती सब कुछ खत्म हो गया और अब कुछ उनके बीच बचा था, वो था सिर्फ नफरत। अर्नव को जैसे ही वैलेंटाइन की वो मनहूस रात याद आई तो उसके हाथ कांपने लगे और आंखें गुस्से में पूरी तरह लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले जो अर्नव आरोही को बड़े प्यार से देख रहा था, अब वही उसे नफरत की निगाहों से घूरने लगा। उसे एक पल भी नहीं लगा आरोही के लिए अपने स्वभाव को बदलते हुए। अर्नव ने आरोही को खुद से अलग करते हुए उसका हाथ तेजी से पकड़कर उसके पीछे ले जाकर मोड़ते हुए कहा, मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि घिन आती है तुमसे। दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अर्नव की ये कड़वी तीखी बातें आरोही को चुभने लगी। वो जानती थी जिंदगी में दोबारा कभी अर्नव से सामना हुआ तो ऐसे ही उसे कड़वी बातें सुनाएगा। अतीत में जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए आरोही अर्नव को भी कसूरवार ठहराती थी, क्योंकि उसने कभी भी उस पर भरोसा करने की कोशिश भी नहीं की। अर्नव की कड़वी बातों के जवाब में उसने भी अर्नव को सुनाते हुए कहा, अर्नव, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आई थी, ना तब और ना ही अब। वो तो तुम थे जो मेरी तरफ खींचे चले आए थे। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में अब दोबारा मत रहना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अर्नव को भी बहुत चुभी आरोही की ये बातें, क्योंकि इन 4 सालों में वो इस दर्द के साथ जीता आया है जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी